ठीक है सर, फरीद ने तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज पढ़ाए होंगे, राइट? नॉट कंप्लीटेड, चले कोई नहीं है, कंप्लीट नहीं हुई क्लासेस, चले हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। उमर, आपका सवाल था, अच्छा सर शुएब ने पढ़ाया है, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। नहीं वो फ्री क्लास थी, अच्छा ठीक है मेमुना, ठीक है। जी जी। सर सुबह नहीं ली, अच्छा ठीक हो गया। सर कैन यू था बीटी कैन यू सर बस पिकनिक फॉर दिस टाइम, लास्ट टाइम यू था उमर, मुझे नहीं ख्याल कि अभी टाइम है कि मैं एक और क्लास करवा दूं, ठीक है ना। तो फिर भी खैर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना क्या कहें कि मैं एक दिन निकाल के जिसमें ये जो सवाल आते हैं ना कंपैरिजन वाले, जैसे कि अभी नोवा का एमपीटी मॉक दे दिए आप लोगों ने। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो उसका मैथ का पोर्शन कैसे रहा, आज सेकंड था, आसान था ना? जी बिल्कुल वही लेक्चर दोबारा कंसिडर कर ले। जी बिल्कुल वही करवाए, वही वही बहुत इजी था, वेरी गुड, ठीक है, चले मेरे ख्याल से तो किसी को मसला नहीं होना चाहिए, राइट? अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इट्स अबाउट फॉरेन पॉलिसी, राइट? तो मेरे ख्याल से अभी जितना टाइम आप लोग को हो गया, जितनी चीजें आप लोग पढ़ रहे हो, तो इस चीज का आपको आइडिया है व्हाई अ कंट्री नीड अ फॉरेन पॉलिसी, राइट? पहले इसका कॉन्सेप्ट नहीं था वर्ल्ड में, राइट? जब हम बात करते हैं, जब मिकाउली फर्स्ट टाइम आए, ठीक है ना, जब हम फिलोसॉफिकल लेंस से इसको देखते हैं, तो जब मिकाउली फर्स्ट टाइम आए तो उन्होंने पहली बार डिप्लोमेसी का वर्ड तो डायरेक्टली यूज नहीं किया था, लेकिन उनका सेंस यही बन रहा था कि डिप्लोमेसी जो है एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए एक कंट्री का सबसे बेस्ट टूल है, राइट? उसी से जो पावर पॉलिटिक्स के रूट्स निकलते हैं ना, वो भी मिकाउली की डिप्लोमेसी से निकलते हैं, राइट? तो इस चीज का आपको पता है कि व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी? अगर आपको भी पूछे कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो क्या आप इस चीज को आंसर कर सकते हैं? मुझे जल्दी बताइए, ठीक है ना? किसी कंट्री के सर्वाइवल के लिए फॉरेन पॉलिसी कितना जरूरी है, तो आप इस चीज को आंसर कर सकते हैं, राइट? ठीक है, बेसिक आप सबको पता है, आपने ये चीजें पढ़ी हुई है, राइट? मेरा जो आज का लेक्चर का थीम है, हम इसको लेके चलेंगे कि पोस्ट 9/11 के बाद पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी में कौन से शिफ्ट आए, ठीक है ना? उससे पहले पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी कितने फेजेस से होके गुजरी है, राइट? और एक केस हम इसराइल का देखेंगे कि इसराइल के साथ जो डेवलपमेंट्स मुशर्रफ के एरा में शुरू हुई थी, ठीक है ना, अभी जो पलस्टाइन पे उन्होंने, जैसे कि आपका गजा पे उन्होंने जाके इन्वेड कर दिया, उसको पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया, ठीक है ना, उसकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह सारा कुछ उन्होंने काट दिया, ठीक है ना? तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होगा, राइट? ठीक है, हम इस चीज को देखेंगे। जी। अच्छा, तो अब अगर हम शुरू कर ले और थोड़ा सा बेसिक की तरफ हम जाए और हम इस चीज को देखें कि व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी, आपसे सवाल करें तो आप आंसर कर सकते हो, राइट? कि किसी भी नेशन ने जब खुद को या अपने इंटरेस्ट को परसीव करना होता है, ठीक है ना, तो वो कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाता है, प्रिंसिपल्स बनाता है, उसी को बेस्ड बना के वो जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, इंटरनेशनल वर्ल्ड है, ठीक है ना, जो कि जिसको हम कहें जो ग्लोबल पुलिस है, जैसे कि आपका इकोनॉमिक को अगर हम देखें, जो कि डोमिनेट कर रहे हैं, या जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसकी रिलेशंस बनाने के लिए, उसको ताल्लुक बनाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन कोई कंट्री बनाता है ना, उसको क्या कहते हैं? फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, ठीक है ना? ये वो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है ना, ये कंट्री टू द कंट्री, टाइम टू द टाइम, पर्सन टू द पर्सन वेरी करता है। ये जरूरी नहीं है कि आपके जो स्टार्ट में आफ्टर इंडिपेंडेंस बैक इन 1950s यूएस के साथ जो रिलेशन थे वही रहे, ठीक है ना, क्या उसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं आते रहे, ठीक है ना? जी। अब जब हम डिफरेंट बिटवीन डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, देखिए, जी जी, फॉरेन पॉलिसी क्या होता है? टू परसीव नेशनल इंटरेस्ट, राइट? और डिप्लोमेसी इज अ टूल टू परसीव द नेशनल इंटरेस्ट, राइट? जब आप कोई स्पेसिफिक, जैसे कि हम कहते हैं एक बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, एक बिजनेस कम्युनिटी की डिप्लोमेसी होती है, जैसे कि अगर हम बात कर ले फॉर एग्जांपल इंडिया के साथ, अगर हम पॉलिटिकल
फिगर की थ्रू, लेंस की थ्रू देखें तो हमारे जो मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस है उन्होंने नेक्स्ट इलेक्शन पे नजर रखी होती है, तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दे दे, राइट। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम डिप्लोमेसी की बात कर ले, आपकी ऐसी भी बिजनेस कम्युनिटी है जो कि जाके उनके साथ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके साथ जाके टॉक्स करते हैं और उनको इस बात पे कन्विंस करते हैं कि हम एक टेबल पे आके अपने दोनों का इंटरेस्ट को साथ में नजर रखते हुए हम एक ऐसे रिलेशंस बनाए जो कि हम दोनों ममालिक के लिए भी अच्छे हो और इस साउथ एशिया के लिए भी अच्छे हो, राइट। तो डिप्लोमेसी इज अ टूल, राइट, मिलिट्री इज अ टूल, इकोनॉमिक फैक्टर इज अ टूल, राइट, अलायंसेस इज अ टूल, राइट, ठीक है ना। तो इसको हम एज अ टूल लेते हैं और ओवरऑल उस टूल को जब आपने कोई प्रिंसिपल्स वगैरह को अचीव करना होता है ना, इंटरेस्ट को अचीव करना होता है टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टू स्पेसिफिक मींस, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको ना फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, राइट। जी, जिनका सवाल था सुदेश, इज इट क्लियर, जल्दी बताइएगा। ठीक है ना। अब चले ये बाकी भी आ रहे, हल्के हल्के आ रहे, इनको भी आने दें, फिर हम ना शुरू करते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, अच्छा 1 मिनट है मुझे। ठीक है ना। अब देखिएगा, ये इसका एक सिंपल सा डिफिनीशन है फॉरेन पॉलिसी, ठीक है ना। ये एक इसका एक सिंपल सा डिफिनीशन है, फॉरेन पॉलिसी टू परसीव नेशनल इंटरेस्ट एट द इंटरनेशनल, राइट, ठीक है ना। ये सवरन स्टेट्स करते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, मुझे बताएं, अफगानिस्तान के साथ आजकल कोई जाके कोई एग्रीमेंट कर सकता है, मुझे इतना बताएं। क्या फलस्तीन के साथ, इसराइल के साथ हम इसलिए एग्रीमेंट नहीं करते क्योंकि हम उसको सवरन स्टेट तो नहीं मानते ना, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड तो नहीं है, राइट। या बिल्कुल बिल्कुल सुदेश, बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, ठीक है ना। अब देखिएगा, जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है ना, जब आपने उसको क्या करना होता है, ठीक है ना, उसी से गाइडलाइन लेके, ठीक है ना, जैसे कि हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम क्या करेंगे, जो सप्रेस्ड लोग हैं हम उसका साथ देंगे, जो एग्रेसिव नेचर वाले लोग हैं हम उसका साथ नहीं देंगे, पहली बात, ठीक है ना। थ्रू आउट द वर्ल्ड हम क्या करेंगे, कार्डियल रिलेशंस बनाएंगे विद द मुस्लिम वर्ल्ड, राइट। और जहां पे भी मुस्लिम सुपरमेसी की बात होगी हम उसी को जाके प्रेफर करेंगे, राइट, क्योंकि ये जो मुल्क बना था इस्लामिक आइडेंटिटी पे बना था ना, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो तो रिलीजन बेस्ड है, राइट, रिलीजियस टर्म्स पे है। जब रिलीजियस टर्म्स पे होंगे ना, तो हमने क्या करना है, फिर कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाने होते हैं ना, सिस्टमैटिक पॉलिसीज, ठीक है ना, जो कि बेस्ड करते हैं आपकी हिस्ट्री पे, बेस्ड करते हैं आपके डेटा एनालिसिस पे, ठीक है ना, जो कि आपको फॉरेन ऑफिस वाले प्रोवाइड करते हैं, जो कि बेस्ड करते हैं आपके एक्सपीरियंसेस पे, ठीक है ना। और उसी को करके हम जब एक सिस्टमैटिक प्लान बनाते हैं उसको सिंपल क्या कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, राइट। जी, उसको सिंपल क्या कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, वो आपका फॉरेन पॉलिसी बन जाता है, राइट। अब देखिएगा, इन ऑब्जेक्टिव्स को, इन इंटरेस्ट को परसीव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक स्पेसिफिक टूल चाहिए होता है। पाकिस्तान के पास मीन क्या है, जल्दी से बताइएगा, पाकिस्तान के पास मीन क्या है कि यूएस को जब भी जरूरत पड़ी है तो उन्होंने पाकिस्तान के आगे हाथ फैलाया, राइट, हाथ बढ़ाया। कैसे को जब भी जरूरत पड़ी है तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया है, हाथ मिलाया है, साथ दिया है, राइट। पहली बात, आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी, ठीक है ना, दुनिया में 9th ममालिक है, दुनिया में 9 ऐसे कंट्रीज है जो कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखती है और पाकिस्तान वन अमंग देम, राइट, ठीक है ना, पाकिस्तान उसमें एक है, पहली बात। दूसरा क्या है, पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, टेरिटोरियल जो इम्पोर्टेंस है ना, उसी को बेस्ड बना के हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे, जब फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था कतर में, आपको याद है, फुटबॉल का, राइट, ठीक है ना। तो हमने कतर के साथ कुछ एग्रीमेंट्स किए थे, राइट, और वो एग्रीमेंट्स क्यों किए थे कि हमने रिस्पांस में, वापस में हमने बदले में उनको क्या की थी, सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, उनकी जितना भी इवेंट था, राइट। तो अगर आपके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री ना होती तो क्या कतर हमारे साथ एग्रीमेंट कर, जी, ठीक है ना।
तो कुछ मीन्स होते हैं, जैसे कि आपने कहा जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, राइट। जब आपका कोल्ड वार जब शुरू हुआ, ठीक है ना, जब वर्ल्ड वार 2 खत्म होता है, पाकिस्तान का क्रिएशन होता है, कोल्ड वार शुरू होता है, तो पाकिस्तान ने सीटो सेंटो ज्वाइन किए। क्यों ज्वाइन किए? ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान को क्या करता था, पाकिस्तान की जो टेरिटरी थी इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर द कैपिटलिस्ट, राइट। जो कैपिटलिस्ट थे तो उनके लिए ये ज़रूरी था कि वो पाकिस्तान के साथ ऐसे एग्रीमेंट साइन कर ले, ऐसे एड प्रोवाइड कर ले, मिलिट्री एड भी दिया था उन्होंने, ठीक है ना। जिसमें फिर आपने बैक इन 1965 में जब इंडिया के साथ वार हुई थी ना, तो वही मिलिट्री कैपेबिलिटी को यूज़ करके आपने उनके अटैक्स को काउंटर किया था, राइट। जी, मुझे जल्दी बताइएगा, इज इट क्लियर? ये क्लियर है? ठीक है ना। अब जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, ये आपका सिंपल फॉरेन पॉलिसी का डिफिनीशन होता है कि व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी, राइट। अब देखिएगा, ये जैसे कि कुछ स्कॉलर्स है उनके डिफिनीशंस है, ठीक है ना, कि जैसे कि ये सिम्यूल का डिफिनीशन है कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। फॉरेन पॉलिसी बेसिकली जो गवर्नमेंट्स के एक्सटर्नल प्रोग्राम होते हैं टुवर्ड द आउटसाइडर वर्ल्ड, ठीक है ना, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है, टू अचीव पर्टिकुलर गोल्स, राइट। और फ्रॉम टाइम टू द टाइम आपके गोल्स चेंज होते हैं। जैसे कि आपका जब वार ऑन टेरर शुरू हुआ तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी? क्या मिलिट्री असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं थी? क्या डेटा प्रोवाइडिंग की ज़रूरत नहीं थी कि हम टेररिस्ट को ट्रेस बैक कर लें, राइट। ठीक है ना, तो हमने उसी के अकॉर्डिंगली जाके यूएस के साथ हाथ मिला लिया। आजकल पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या इकोनॉमिक्स की ज़रूरत नहीं है? जब 2012 में, ठीक है ना, जब 2011 में वाकया होता है उसामा बिन लादेन का, और उसके बाद फिर जब ट्रम्प साहब आते हैं गवर्नमेंट में, ठीक है ना, तो वो जब डू मोर का फिलॉसफी अपना लेते हैं, तो क्या पाकिस्तान ने अपना फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट नहीं लेके आए? हम चाइना की तरफ नहीं गए, ठीक है ना, हमने उनके साथ सी पैक जैसे एग्रीमेंट साइन नहीं किए। जी, अभी अगर रीजन की हम बात कर ले, जब खान साहब डी थ्रोन होने से पहले पहले जब उन्होंने रशिया का विजिट किया था और अगले दिन उन्होंने यूक्रेन पे जाके अटैक किया था, तो क्या वो वक्त की ज़रूरत नहीं थी कि हम रशिया के साथ कोई ऐसे इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन कर ले जो कि फ्यूचर में हमें फ़ायदा दे, राइट। तो आजकल पाकिस्तान की जो ज़रूरत है वो इकोनॉमिक फिलॉसफी है, नट मिलिट्री या सिक्योरिटी फिलॉसफी, राइट। ठीक है ना, तो ये ना पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होते हैं, और विद पैसेज ऑफ टाइम आपके जो डिसीजंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, पॉलिसीज होती है, वो चेंज होती है। जी, अब देखिएगा, अब अगर हम देखें, जब ये मुल्क बना तो जना साहब से जब पूछा गया बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए, ठीक है ना, कि आपने इस मुल्क को तो बनाया, इस मुल्क का मकसद क्या होगा, इसकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? तो जना का विजन आप लोगों की स्क्रीन के सामने, ठीक है ना। उन्होंने सिंपल एक ही बात की थी कि हम ओनली एंड द ओनली थिंग इज पीस विद इन द कंट्री, ठीक है ना, और आउटसाइड द वर्ल्ड, राइट। कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये मुल्क तो हमने बना लिया, अब इसका मकसद यही होगा कि हम क्या करेंगे, हम सिंपल ना पीस को प्रमोट करेंगे। और दूसरा उनका यही मकसद था कि जो नेबरिंग कंट्रीज है और या जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके साथ हमारा क्या हो, कार्डियल रिलेशन, हेल्दी रिलेशन हो। क्या हमने एक तो मुस्लिम वर्ल्ड्स के साथ तो हमने कुछ वक्त के लिए तो चले कार्डियल रिलेशन तो बना लिए, क्या बाकी आपने इंडिया के साथ, नेबरिंग के साथ, कंट्रीज के साथ अभी तक कोई ऐसे रिलेशंस बने? जी जी जी, इकॉनमी इकॉनमी तो इकॉनमी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंट कंट्रीज होते हैं ना, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है, ठीक है ना, वो दूसरों के इन्फ्लुएंस बेस्ड होती है, वो दूसरों के डायरेक्शन के बेस्ड होती है। जो इकोनॉमिक डिपेंडेंट कंट्री होती है, जो कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती है, वो किसी से डायरेक्शन नहीं लेते। इसलिए तो खान साहब कहते थे कि हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेंगे, राइट। अब मुझे बताइएगा, अब देखिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कौन करता है? जल्दी से बताइएगा, आप सबको पता है इन्फ्लुएंस कौन करता है। वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात कर ले, इंटरनेशनल अरीना की अगर हम बात कर ले, यूएस कर रहा है, यूएस कर रहा है, ठीक है ना। रीजन क्या है कि हम इकोनॉमिकली क्या उस पर डिपेंडेंट नहीं है। आईएमएफ क्या है, एक टूल नहीं है जो कि यूएस यूज कर रहा है, राइट। ठीक है ना, यूएस, क्या वर्ल्ड बैंक एक टूल नहीं है जो कि यूएस यूज कर रहे हैं? जी, सुदेश, बेस्ट पीस में है तो ऐसा ही।
ठीक है ना। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, ठीक है ना। अब देखिएगा, जब भी आप ना इकोनॉमिक डिपेंडेंसी रखते हो ना, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी जो डायरेक्शंस होते हैं ना, वो कभी भी आपके अपने ओपिनियंस बेस्ड नहीं होते, पब्लिक के इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए नहीं होते, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, जो सुप्रीम होता है, ठीक है ना, जो कि सुपर पावर कहलाता है, उसी के डायरेक्शन बेस्ड होते हैं। अब अगर हम बात कर ले पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कॉन्स्टिट्यूशनल कवर क्या है, तो आर्टिकल 40 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, वो भी पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी की बात करता है, जो कि जना की ही बात का एक एक्सटेंशन है, ठीक है ना। कि हम क्या करेंगे कि हमारे जो रिलेशंस होंगे ना विद द मुस्लिम वर्ल्ड, वो क्या होंगे, वो फ्रेटर्नल होंगे, राइट। और हम इस्लामिक की यूनिटी की बात करेंगे कि इस्लामिक की यूनिटी आ जाए, राइट। और हम इंटरनेशनल पीस को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो अगर इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने की जब बात आती है, तो मुझे ज़रा बताइएगा, यूएन की जो पुलिसिंग बॉडी है, उसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है, मुझे जल्दी से बताएं। सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है? नहीं, सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर आपका कौन है? आपका इंडिया है। जो यूएन पीस कीपिंग मिशन है ना, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? इंडिया है। और सेकंड नंबर पे कौन है? पाकिस्तान है। दूसरे नंबर पे कौन है? पाकिस्तान है। तो जैसे कि बोस्निया में, कांगो में, ठीक है ना, इसी तरह के जहाँ पे वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, तो क्या पाकिस्तान ने जाके, पाकिस्तानी पर्सोनल ने जाके उधर अपना जो क्या कहते हैं, उसमें असिस्ट नहीं किया ग्लोबल पुलिस को? मुझे बताएं। जी, ठीक है ना। आप जरा देखिएगा, आपकी जितनी भी मिशंस जो है ना, आपकी जितनी भी यूएन पुलिसिंग की जितनी भी मिशंस जो है, उसमें पाकिस्तान साइड बाय साइड विद द वर्ल्ड कम्युनिटी लड़ा है, राइट। साइड बाय साइड रहा है, उनके साथ रहा है, राइट। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कि चले, अगर हम इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं ना, तो उस चीज को तो आगे जाके हमने उसको देखा भी है, हमने उसको जाके एग्जीक्यूट भी किया है, हमने प्रैक्टिकली भी उस चीज को जाके फॉलो अप किया है, राइट। जी, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर की समझ आ गई है, ठीक है ना। तो अगर आपने फॉरेन पॉलिसी को बैक करना है विद कॉन्स्टिट्यूशनल कवर, तो आप कर सकते हो, राइट। ठीक है ना। अब वो फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने के लिए ना, डिटरमाइन करने के लिए जो कुछ उसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं फॉरेन पॉलिसी के, मेजॉरिटी आप सबको ये पता है, मेजॉरिटी आप सबको ये पता है कि फॉरेन पॉलिसी के बेसिक डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस की अगर हम बात कर लें, फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको एक मिनट ये मैं स्क्रीन ज़रा शेयर कर दूँ, ठीक है ना। ये इसको मैं स्टॉप कर लूँ। जियो स्ट्रेटेजिक एक, सर काइंडली एक रिपीट कर दे। इफ्रा क्या रिपीट करना है मुझे बताइएगा, वन क्या रिपीट करना है? जियो स्ट्रेटेजिक वाला सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, लास्ट स्लाइड ये वाला। आर्टिकल 40 कॉन्स्टिट्यूशन की यही बात करता है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कि हमारे क्या होंगे, जो मुस्लिम पे बेस्ड करता हो, इस्लामिक या उम्मत मुस्लिमा पे बेस्ड करता हो, ठीक है ना। उम्मत मुस्लिमा पे बेस्ड करता हो, राइट। कि हम ना जो उम्मा की सुपरमेसी है, हम उसकी क्या करेंगे, बात करेंगे, राइट। इस्लामिक यू अच्छा, अब अगर क्लियर है ये, ज़रा मैं आपको दूसरे साइड स्लाइड पे लेके आऊँ। अब जब हम जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात क्लियर हो जाएगा मुझे, देखिए ज़रा देखिए आप, बात कर ले, आप अफ्रीकन कंट्री की बात कर ले, राइट। बोस्निया की बात कर ले, राइट। तो हम साइड बाय साइड रहे हैं। अगर हम बात कर ले, तो जो
अफगान तालिबान और यूएस के बीच में जो पीस टॉक हुई है, जो कि दोहा में एग्रीमेंट साइन हुआ था, क्या पाकिस्तान उसमें फैसिलिटेटर नहीं रहा है? मुझे बताएं। जी, इफ्रा। ठीक है ना, तो हमने अपना रोल तो अदा किया है, पाकिस्तान ने उसको फैसिलिटेट किया है, राइट? अब जरा देखिएगा, ये देखिए फॉर एग्जांपल, ये आपका क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, राइट? अब ये देखिएगा, इस पॉइंट से शुरू करते हैं फॉर एग्जांपल कि ये आपका पाकिस्तान है, राइट? अब देखिएगा, ये वाला जो रीजन है, ये है डिस्प्यूटेड, राइट? जिसमें ना आपका जीबी और कश्मीर आ रहा है, राइट? राइट? ये आपका क्या है, इंडिया है, राइट? ये आपका ऊपर जो इलाका आता है, फिर इधर से ऊपर जो भी इलाका आ रहा है, ये आपका है चाइना। ये इलाका आपका क्या है, ये आपके कार्स वगैरह इलाके आते हैं, राइट? ये आपका बन गया अफगानिस्तान, ठीक है ना, और ये आपका बन गया ईरान, ठीक है ना, और ये आपका वाटर एरिया है। अब देखिएगा, एक बात देखिए, जब यूएसएसआर ने इन्वेड किया अफगानिस्तान पे, राइट? ये आपका ऊपर जो जितने भी इलाके हैं, ये सारे यूएसएसआर के आ रहे हैं, ये वाला, ये जितने भी इलाके हैं ना, यूएसएसआर के आ रहे थे, ठीक है ना, फिर करता है, ठीक है ना, और फॉल ऑफ बर्लिन वाल होता है, ठीक है ना। तो ये जो इलाके थे, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक यूएसएसआर से क्या करते, अलग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, आपका यूएस ने पाकिस्तान को इसलिए असिस्ट किया, बैकेंजिया दौर की अगर हम बात कर ले, ठीक है ना, तालिबान को भी असिस्ट किया, तालिबान को उस टाइम, क्योंकि उससे पहले उस टाइम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, ठीक है ना। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो ही आई, यूएसएसआर ने फिर जाके क्या कर दिया, अपने रूट्स जो ही वो मजबूत करने लगे हुए थे, और ये जो आपका खैबर पास है, ठीक है ना, इधर तक ये लोग जब पहुंच गए, कार्ज सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, राइट? जो कि ऑयल रिच है, मिनरल रिच है, राइट? फूड रिच है, ठीक है ना। अब देखिएगा, जरा आप देखिए कि आपने जब यूएसएसआर ने इन्वेड किया, तो क्या आपको ये यहाँ पे यूएसएसआर की गवर्नमेंट्स आई थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, राइट? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, उस टाइम के बबरक कमार करमाल वगैरह जैसे लोग इस टाइम इधर गवर्नमेंट था, राइट? तो अब इस चीज़ को काउंटर करने के लिए वाहिद पाकिस्तान की तरफ से एक ही रूट था, खैबर पास के थ्रू, जहाँ से आपकी सप्लाई कर सकते थे हम अफगान तालिबान को, या बीच में फिर बाद में जाके नेटो की सप्लाई भी इधर से ही होती रही, राइट? तो ये इनकी लोकेशन इतनी मजबूत है कि यहाँ पे देखिएगा, यह वाटर एरिया है, तो जब आपका सी पैक साइन हुआ है, ठीक है ना, आपने चाइना को पहले सी पैक को बड़ी डिटेल से पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो उसके लिए यही एक रूट है जो कि शॉर्टेस्ट रूट है टू द वाटर, राइट? जो कि शॉर्टेस्ट रूट है टू द वाटर। तो क्या चाइना को जरूरत नहीं पड़ी सी पैक साइन करने के लिए, राइट? अगर हम बात कर ले, तो यूएस को इसलिए जरूरत पड़ी कि ताकि वो असिस्ट कर ले अफगान तालिबान को। अब जब हम बात करते हैं, क्या इंडिया ऑयल सफिशिएंट है, एनर्जी सफिशिएंट है, मुझे बताएं। सफिशिएंट है, नहीं है। इंडिया जो है एनर्जी सफिशिएंट जो नहीं है, और ये जो कार्स है, ये क्या है, ये ऑयल सफिशिएंट कंट्री है। तो पाकिस्तान की जियोग्राफी को इग्नोर करके क्या इधर से कोई डील हो सकती है, मुझे बताया। क्या कोई डील हम कर सकते हैं, इंडिया कर सकता है? यही वजह थी कि जब हम पीपीपी की गवर्नमेंट की बात कर लेना, तो तापी जैसे एग्रीमेंट साइन हुए थे कि नहीं साइन थे, ताजिकिस्तान और ये जो आपके क्या कहते हैं, अजरबैजान, पाकिस्तान और इंडिया, ईरान वगैरह जितने भी ममालिक थे, उन्होंने क्या कर दिया, अफगानिस्तान जी, कि वो एक ऐसी एग्रीमेंट कर ले कि यहाँ से गैस ऑयल की सप्लाई ये पूरे के पूरे खत्ते में आए, ठीक है ना। तो आपकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक ऐसा लोकेशन होता है जो कि आपके ना बाहर ऑफ साइड की दुनिया को इस चीज़ पे मजबूर करता है कि वो आपके साथ अच्छे ताल्लुकात रखते, ठीक है ना। तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट जो फॉरेन पॉलिसी का होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, किसी मुल्क का जी स्ट्रेटेजिक पोजीशन, राइट? और बदकिस्मती हमारी यही रही है कि हमने हमेशा इस जी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को ना सिर्फ सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज़ किया है, कभी भी इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए हमने इसको यूज़ नहीं किया। जैसे कि खान साहब ने जब उनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जब उन्होंने पेश की थी ना, तो उन्होंने यही बात की थी कि इस्लामाबाद अब किसी क्लब का हिस्सा नहीं बनेगा, सिर्फ उन क्लब का हिस्सा बनेगा जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट? जी।
मुझे बताइएगा, एजेड प्लेयर। ठीक है ना। अब दूसरा जो होता है ना स्टेट आइडेंटिटीज की, जब हम बात करते हैं, ये देखिए दूसरा जो पॉइंट होता है ना किसी भी मुल्क के फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने के लिए, जो दूसरा पॉइंट होता है ना वो स्टेट के आइडेंटिटी का होता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू क्या है? जो आजकल पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, क्या वो आइडेंटिटीज का नहीं है? मुझे बताएं। ठीक है ना। विद इन द, अगर हम इंटरनल की बात कर ले, इंटरनल की, क्या पाकिस्तान में शिया सुन्नी क्राइसिस नहीं चल रहे? शिया सुन्नी, सर हु इज द अल्टीमेट स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर तो हमेशा होने चाहिए पब्लिक, मुदस्सिर। स्टेक होल्डर हमेशा पब्लिक को होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती यही है कि हमेशा इसमें कुछ फिगर जो है, कुछ लीडरशिप है, पर्सन बेस्ड हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है, पार्टी बेस्ड हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है, कभी भी पब्लिक बेस्ड नहीं रही। जी, कभी भी हमने पब्लिक की सुपरमेसी की बात नहीं की, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ की हमने बात नहीं की। हमने जब भी बात की है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आता है तो उसका अगले इलेक्शन पे नज़र होता है, ठीक है ना। तो वो ऐसे कंट्री से असिस्टेंट लेता है कि जाके फ्यूचर के इलेक्शन में जाके उसको क्या कर ले, कोऑपरेट कर ले, राइट। अब जब हम स्टेट आइडेंटिटीज की बात करते हैं, पाकिस्तान किस चीज़ पे बना था? इस्लामिक आइडेंटिटी पे, राइट। पाकिस्तान किस चीज़ पे बना था? इस्लामिक आइडेंटिटी पे बना था। इस्लामिक आइडेंटिटी से फिर शिफ्ट कहाँ पे आया? अगर हम हिस्ट्री की बात कर ले, शिफ्ट कहाँ आया? ठीक है ना। एक साइड पे क्या पंजाबी और बंगाली का रिफ्ट शुरू नहीं हो गया? मुझे जल्दी बताएं, क्या इतने इश्यूज नहीं शुरू हो गए? इतने इश्यूज, ठीक है ना। अब देखिएगा फिर आपका 1971 में जाके आपका जो बंगाल है वो आपसे अलग हो जाता, राइट। पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट कर देता था, राइट। वजह क्या थी कि हमने कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाई थी ना जो कि बंगालियों की इंटरेस्ट के खिलाफ, राइट। कि हमने उनको शेयर्स नहीं दिए, राइट, कि हमने उनको शेयर्स नहीं दिए, उनकी पॉपुलेशन इवन जो ईस्ट, जो वेस्ट विंग है, ठीक है ना, उसकी पॉपुलेशन कम थी, ये तकरीबन 55% थे पॉपुलेशन में, ठीक है ना। लेकिन डिसीजन मेकर्स कौन थे? ये डिसीजन मेकर्स कौन थे? ये लिए मुल्क बनाने के लिए कोशिश करना शुरू कर दी, तभी जाके तो शेख मुजीब रहमान के 6 पॉइंट फार्मूला आया था, राइट। तभी तो जाके उन्होंने सेपरेट आर्मी की बात की थी, ठीक है ना। तभी तो जाके उन्होंने, अब देखिएगा कि सोसाइटी, जैसे कि बंगाली क्या होते हैं सोसाइटी के, अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, कद के छोटे होते हैं, बोलने में बंगाली बोलते हैं और क्या करते हैं वो चावल खाते रहते हैं, ठीक है ना। पंजाबी की अगर हम बात कर ले तो वो उनकी गाने शाने का अंदाज डिफरेंट, उनकी ज़ुबान बोलने का अंदाज डिफरेंट, उनका कल्चर डिफरेंट, तो फिर इन दोनों कौमों को आप कैसे इकट्ठा कर सकते हो, राइट। इसी चीज़ को जब आप एक मुल्क में रहते हुए भी दूसरे के आइडेंटिटीज़ को जब तक मानते नहीं हो ना, तो तब तक आप उसके साथ एक मुल्क चलाना मुश्किल हो जाता है। तो बाहर ईरान के साथ तकरीबन बात कर ले, ये तकरीबन 11% है, 11 पॉइंट समथिंग परसेंट है, और सुन्नी आपकी तकरीबन 88% है, तो ये मेजॉरिटी में है। तो क्या ये कैसे का इन्फ्लुएंस इस पे नहीं हो गया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया? जी। तो हमारी कोशिश यही रही है कि हम मुस्लिम वर्ल्ड में भी उनके साथ ताल्लुक बनाएं जिसके साथ हमारी इस्लामिक जो आइडेंटिटी हमने उसमें बाई फर्दर बाइफर्केशन की है, ठीक है ना, उसकी सिग्रीगेशन की है कि वो बेस्ट रहे जो कि मेजॉरिटी को खुश कर ले, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ये एक आइडेंटिटी बेस्ड अगर हम बात कर ले, ठीक है ना, कि इजराइल के साथ ताल्लुक बनाना है, तो क्या हम इस हालात में इजराइल के साथ की एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं? मुझे इतना बताएं, क्या वो इस्लामिक आइडेंटिटी के खिलाफ नहीं होगा? क्या हम अवाम के सेंटिमेंट्स को
मद्देनजर रखते हुए क्या ऐसा डिसीजन ले सकते हैं? ठीक है ना। और पाकिस्तानी नेशन तो ऐसे हैं जैसे कि इट्स लाइक अ स्नेक। ठीक है ना। सांप नहीं देखा जब वो अपना काल उतारता है ना, जब वो साल में एक बार अपना काल उतारता है तो अपनी पूरी जिस्म को खुद ही इनगल्फ करता है, स्वालो करता है। राइट। तो हम भी तो ऐसे ही है कि हम ना लाइक अ स्नेक वी आर कंज्यूमिंग आवर ओन। ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, जब हम स्कूल में थे ना, बैक इन, अगर हम बात कर ले, क्या कहते हैं, तो उस टाइम हुआ क्या, उस टाइम ना कि वो जो गुस्ताखे रसूल का वाकया हुआ था बैक इन डेनमार्क, राइट, याद आ रहे कुछ? ठीक है ना। तो क्या हमारे अपने अवाम ने अपने ऑफिसेज नहीं जलाए थे, मुझे बताएं? क्या जो डाइवो बसेस नहीं जलाए थे, मुझे बताएं? और पेशावर में तो फिर हालात ऐसे थे कि खुद को बचाने के लिए जो बिल्डिंग्स थे उसके ऊपर कलमे के बैनर्स लगा दिए थे ताकि अवाम आके ना उसको नुकसान ना पहुंचाए। चले उसको छोड़ ले, वो तो हिस्ट्री की बात है। अगर हम बात कर ले अभी जो 9 मई वाला इलाका वाकया हुआ है मेमूना, 9 मई वाला, थैंक यू, ठीक है ना। क्या अवाम ने जो पाकिस्तान की पेशावर में, ठीक है ना, जो बीबीसी का हेड ऑफिस है, क्या उसको नहीं जलाया? जो सबसे पुराना हेड ऑफिस है, जो टीवी चैनल का, जो सॉरी जो पीटीवी का सबसे, रेडियो का बीबीसी का नहीं, रेडियो जो ऑफिस है, क्या उसको नहीं जलाए? अगर हम बात कर ले जो मोटरवे, पिशावर मोटरवे से जाते हुए आप सवात मोटरवे जब निकल जाते हो तो क्या उसके टर्मिनल्स नहीं जलाए? क्या अवाम ने मिलिट्री में, मिलिट्री के जो सेटअप्स वगैरह है, जैसे कि धीर की अगर हम बात कर ले, उसी की छावनीज में, कॉलोनीज में जाके उनके जो चीजें थे, जैसे कि लाहौर की बात कर लो, जो ब्रिगेडियर के घर पे उन्होंने जाके चढ़ाई कर दी थी, क्या इस अवाम को इमोशनली कंट्रोल करना आसान है, मुझे बताएं? तो फिर जाके हम इसकी आइडेंटिटीज को जब तक हम मद्देनजर रखते हैं ना, तो तब तक हम कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकते, राइट। हमारी कोशिश यही होती है कि सबसे पहले हम ना आइडेंटिटी बेस्ड कर लें, राइट। ठीक है ना। तो स्टेट की आइडेंटिटी किसी मुल्क की पॉलिसी बनाने में ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस उसका होता है। ऑन द अदर हैंड हमारी जो साथ वाली है इंडिया की आइडेंटिटी क्या है, मुझे जरा जल्दी से बताइएगा। इंडियन आइडेंटिटी क्या है? सेकुलर है, राइट। वो किस चीज पे बेस करता है? सेकुलर आइडेंटिटी है। जब सेकुलर आइडेंटिटी है तो क्या उसकी वर्ल्ड वाइड ताल्लुकात अच्छे नहीं है? मुस्लिम वर्ल्ड के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, जैसे कि रिसेंटली एग्रीमेंट साइन हुआ है विद मोहम्मद बिन सलमान की, जाके मोदी साहब की ये टाइम हो गया इसी टेन्योर में कि वो जाके उधर मंदिर बनाएंगे। ठीक है ना। जैसे कि यूएई में जाके वो क्या करेंगे, वो उनके साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हो गए क्योंकि उनकी जो आइडेंटिटी है ना वो सेकुलर आइडेंटिटी है। तो मुझे जरा बताइएगा, क्या हमें आइडेंटिटी शिफ्ट लाना जरूरी है पाकिस्तान की अगर सरवाइव करना है? तो अगर आपसे मैं सवाल कर लूं तो क्या आइडेंटिटी शिफ्ट लाना जरूरी है? ठीक है ना। यस, बिल्कुल जरूरी है। जब तक आप आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं लेके आएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आप इस रियलिस्ट वर्ल्ड में, राइट, रियलिस्ट वर्ल्ड में आप सरवाइव कर सकते हो। क्योंकि दुनिया क्या है, वो तो रियलिज्म बेस्ड डिसीजंस लेती है, राइट। ठीक है ना। वो तो अपने इंटरेस्ट को सबसे टॉप पे रखती है, बाकी बाद में जाके दूसरे के इंटरेस्ट की हम बात करते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम बात कर ले डिफेंस कैपेसिटी की, डिफेंस कैपेसिटी की, जैसे कि JF-70 जस्ट दैट रिलीजन पॉलिसी अचीव सेपरेट डोमेन्स, नहीं, सेपरेट डोमेन्स। अगर हम चर्च की बात कर लें, अगर हम चर्च की बात कर लें तो फिर तो सेपरेट डोमेन्स होने चाहिए। लेकिन आप ना रिलीजन को पॉलिटिक्स से कभी भी जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस रिलीजन की हम बात करेंगे ना, इस्लाम की, ठीक है ना, वो क्या है, वो ह्यूमन बेस है। ठीक है ना। वो किसी पर्सन बेस नहीं है। ह्यूमन में तो सारे आ जाते हैं, चाहे वो ज्यूज हो, क्रिश्चियन हो, ठीक है ना, हिंदूज हो, ठीक है ना। लेकिन बात क्या होगी कि हम कोई ऐसे डिसीजन नहीं लेंगे जो कि, जी जी, या, जी बिल्कुल, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, अगर ह्यूमन बेस्ड हम डिसीजन लें ना, जी 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 जी, सेकुलर जाने के लिए आपको ना पूरा का पूरा ये जनरेशन, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इसको सेकुलरिज्म की तरफ लेके चलें।
ठीक है ना। इससे आने वाला जो जनरेशन होगा ना, शायद वो चला जाए। हाँ, एक चीज मैं साथ में आपको ऐड करवाऊंगा, एक चीज ना, कि इस्लाम को जब तक हम एज अ टूल यूज करना स्टॉप ना करें ना, तब भी हम आगे जा कभी भी आगे नहीं जा सकते। हमने हमेशा इस्लाम को एज अ टूल यूज किया, राइट। ठीक है ना, चाहे वो लोकल लेवल की बात हो या इंटरनेशनल लेवल की बात हो, जब आप इसको एज अ टूल, ठीक है ना। आइडियालॉजी चेंज, आइडियालॉजी तो आपकी रिलीजन बेस्ड थी ना, इस्लामिक आइडियालॉजी थी जो कि उम्मा बेस्ड थी। मोहम्मद अदील आइडियालॉजी तो ये भी थी कि इधर कन्फेडरेशन बनेगा, राइट। ठीक है ना। जो इकबाल की आइडियालॉजी की जब हम बात करते हैं ना, तो उन्होंने तो उम्मा की बात की थी, राइट। ठीक है ना। और उम्मा में तो कोई बाउंड्रीज नहीं होते। क्या उसमें कोई बाउंड्रीज होते हैं, मुझे बताइए। क्या उसमें कोई बाउंड्रीज होते हैं उम्मा में? दैट इंडिया शोज टू बी सेकुलर बट दे हैव या बिल्कुल हिंदू जो आइडेंटिटी है उसको तो वो तो देखो, वो इंसान की पर्सनल लाइफ में होनी चाहिए। देखो, दो किस्म की आइडेंटिटी होती है, दो किस्म की, मेरी बात सुने आप, ठीक है ना। एक आपकी स्टेट की आइडेंटिटी होती है, एक इंसानों की आइडेंटिटी होती है। तो जो इंसान की आइडेंटिटी है तो वो तो उसका पर्सनल मैटर है ना, ठीक है ना। जैसे कि मेरी कुछ अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो मैं अगर अपनी आइडेंटिटी, एक तो स्टेट की आइडेंटिटी होती है जो कि ओवरऑल होती है, तो उधर जो स्टेट की आइडेंटिटी है वो तो ओवरऑल सेकुलर है, राइट। ठीक है ना। लेकिन पर्सन की जो हिंदुत्व है, जैसे कि मोदी साहब आ गए, राइट। जैसे कि मोदी साहब आ गए, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ना जो क्या कहते हैं वो बाबरी मस्जिद वाला इंसिडेंट हुआ गुजरात में, राइट। ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा, इधर राम मंदिर बनेगा, ठीक है ना। लेकिन बाकी आउटसाइड वर्ड्स के साथ उन्होंने तो कभी भी नहीं, जैसे कि टर्की की अगर हम बात कर लें, ठीक है ना। जैसे कि आप अगर देखें तो एक होती है पर्सनल इंसान की आइडेंटिटी और एक होती है ना नेशनल लेवल पे आइडेंटिटी। तो मसला क्या है, पर्सनल तो खैर, लेकिन जो मसला है ना हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो नेशनल लेवल पे है, राइट। नेशनल लेवल पे क्या है कि हमेशा हमने क्या किया, और उसमें अगर इस्लामिक की बात कर लें तो अगर आप सऊदीया के साथ अच्छे ताल्लुक बना रहे हो तो वाई नॉट ईरान। आपने उसको तो फर्दर भी जाके डिवाइड कर दिया ना, आपने जाके उसको फर्दर भी तो जाके डिवाइड कर दिया, जो कि डिवीजन नहीं होनी चाहिए, राइट। ठीक है ना। तो आइडेंटिटी का किसी मुल्क के फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए ना सबसे बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम बात कर ले पाकिस्तान में, अगर हम बात कर ले, पंजाबी कितने परसेंट है, पंजाबी कितने परसेंट है? 44% है। इससे मैं एक चीज़ समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। 44। अगर हम बात कर ले दूसरी साइड पे आपकी सिंधी कितनी है, पश्तो स्पीकर कितने हैं, पश्तो स्पीकर की अगर हम बात कर ले 15 पॉइंट समथिंग 4% है, राइट। अगर हम सिंधी की बात कर ले, सिंधी कितने हैं, तकरीबन 41 पॉइंट समथिंग परसेंट है, राइट। अगर हम साथ में बात कर ले, सराइकी की बात कर ले, जो सराइकी स्पीकिंग वाले लोग हैं उनकी कितनी है, तकरीबन 8.4 समथिंग है, राइट। और अगर हम बलोची की बात कर ले, बलोचिस्तान वालों की बात कर ले, वो कितनी है, तकरीबन 3.6% है। और अगर हम जो उर्दू स्पीकर्स है उनकी बात कर लेना, उर्दू की बात कर लेना, ठीक है ना। अब देखिएगा, हर एक की डिफरेंट आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी है, लेकिन पाकिस्तान में जो डिसीजन, जो रिलेशंस विद आउटसाइड वर्ल्ड बनते हैं, क्या वो ये डोमिनेट नहीं कर रहा है ये वाला सेक्टर? जी। तो अगर हम ओवरऑल नेशनल्स की बात कर ले फिर तो मसले हल हो जाएंगे, लेकिन हमारी जो आइडेंटिटी होती है ना उसमें भी फर्दर डिवीजन है, तो मसला इस चीज में है, ठीक है ना। रिलीजन स्टेट के साथ लेके चलने में इश्यू नहीं है, लेकिन उस रिलीजन्स को फर्दर सिग्रीगेट करके चलाना वो सबसे बड़ा इश्यू है, राइट। ठीक है ना। क्योंकि वो नेशन में कोहेजन नहीं होता, राइट। वो नेशन जो है वो यूनिफाइड नहीं होता, राइट। ठीक है ना। उसमें डिवीजन और रिफ्ट क्रिएट होता है, और ज्यादा रिफ्ट क्रिएट होता है। दूसरा आपकी, अगर हम तो स्टेट आइडेंटिटी इज क्लियर, कि जब भी किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बनती है ना तो उसमें एक चीज को मद्देनजर जो रखना होता है ना, वो क्या होता है, वो स्टेट आइडेंटिटी, राइट। किस चीज का, स्टेट आइडेंटिटी। और यही जो चीज है ना, इसी की वजह से ना हम अब इंडिया के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, ना हम बाहर की दुनिया में इसराइल, ईरान वगैरह है उसके साथ ताल्लुकात नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि आइडेंटिटी हमें इतनी ज्यादा रूटेड है, ठीक है ना, कि हम नेशनल इंटरेस्ट को भूल चुके हैं।
आई डोंट थिंक सो। ये तो पब्लिक का ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको ना जो डेमोक्रेटिक सेटअप है आप उनसे राय लीजिएगा, रेफरेंडम करा लीजिए। अगर मेजॉरिटी मानती है फिर तो होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मेजॉरिटी इस चीज के फेवर में है तो फिर मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आप इम्पोज तो नहीं कर सकते। मैं तो सेकुलर की तरफ जाऊंगा, ठीक है ना। आजकल जो हालात है, जितनी डिवीजन होनी है दी हुई है ना, तो स्टेट लेवल की अगर है मैं बात कर लूं तो वो तो सेकुलर होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या आपकी जो बाहर दुनिया के जो ममालिक है, मुस्लिम वर्ल्ड है, क्या वो चेंज नहीं हो रहे? अब्राहम एकॉर्ड बिटवीन द कतर, बहरेन एंड यूएई एंड इजराइल, ठीक है ना, विच वाज फैसिलिटेटेड बाय ट्रम्प, ठीक है ना। तो क्या सिर्फ हमने ही टेका उठा के रखा हुआ है? तो मेजॉरिटी जिसकी तरफ जाए वो चले, हम कब रोकेंगे, ठीक है ना। जी जी, स्टेट आइडेंटिटी क्लियर, आगे चले, जल्दी बताइए आगे। या बिल्कुल, बांग्लादेश ने भी मोर इम्पोर्टेंट नहीं, नेशनल इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। आजकल के दौर में देखो, रियलिस्ट दौर है ना, रियलिस्ट, इसमें इंसान क्या होता है, सेल्फिश होता है। इंसान की अगर तो इंसानों से ही स्टेट बनता है ना, तो स्टेट भी सेल्फिश होता है। तो आजकल हमारा सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है, इकोनॉमिक है कि नहीं है? मुझे आप क्लास में तकरीबन कितने, हम तकरीबन कोई 115 लोग बैठे हैं, इसमें सारे ग्रेजुएट है, राइट। सारे ने कुछ न कुछ डिग्री की हुई है, राइट। जॉब्स कितने के पास हैं मुझे बताएं, ठीक है ना। हाफ से भी कम के पास जॉब्स होंगे, हाफ से भी कम के पास, ठीक है ना। तो क्या अगर बाहर की दुनिया के साथ हम कुछ ऐसे इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स कर ले जो कि आपका पॉपुलेशन को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, तो क्या इसमें कोई गलत है, मुझे बताएं। रिलीजन तो इंसान का पर्सनल मैटर है, वो तो दूसरों के साथ तो इसका कोई लेना देना नहीं। रिलीजन पर्सनल मैटर होना चाहिए, राइट, ठीक है ना। तो हम हमें डिसीजंस जो भी लेने हैं ना, थोड़े से सेक्युलर लेने चाहिए, राइट। अब क्लियर है, जल्दी बता, अब क्लियर है? जी, चले। मोहम्मद अदील को नहीं क्लियर, मोहम्मद अदील जी। एक होता है किसी मुल्क की ना डिफेंसिव कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जो होती है डिफेंस की ना। अब देखिएगा, पाकिस्तान ने हमेशा इस चीज पे फोकस रखा है, ये वाला। क्या ऐसा नहीं है डिफेंस पे, राइट। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान के साथ एक नेबरिंग कंट्री है बेलिजरेंट इंडिया, ठीक है ना, जिनके साथ हमारी हिस्ट्री रही है। जैसे कि 1948 में पहली बार हमारा आमना सामना हुआ ऑन द बैटल फील्ड ऑफ श्रीनगर, राइट, ठीक है ना। दूसरी बात, इनके साथ हमारा आमना सामना हुआ आपका 1965 में, राइट। तीसरी बार जब आपने सर्च लाइट ऑपरेशन की बैक इन 1970s में, यहिया खान के दौर में और जुल्फिकार के दौर में, ठीक है ना। और इंडियन फोर्सेस ने क्या कर दिया, बांग्लादेश को सपोर्ट कर दिया, ठीक है ना। फिर अगर हम आगे जाके बात कर लें कि जब इंडिया ने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर टेस्ट करें, ठीक है ना, और उन्होंने, हमने भी साथ में क्या कर दिया, हमने भी न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए फंड्स की जरूरत थी, राइट। तो हमने क्या कर दिया, हमने डिफेंस को हमेशा मजबूत रखने की कोशिश की है, क्योंकि हमें जो एग्जेंशियल थ्रेट रहा है ना, वो हमेशा किसका रहा है, वो हमेशा हमारा इंडिया से रहा है। सर हमारे इस्लामिक आइडेंटिटी में जी बिल्कुल, वही तो मैं हैदर आपको कह रहा हूँ, वही तो मैं हैदर आपको कह रहा हूँ कि इंसान को ना जो रिलीजन है वो अपने हद तक रखना चाहिए, ठीक है ना, दूसरों पे इम्पोज नहीं करना, ठीक है ना। जैसे कि सुलह हुदैबिया आपकी बात कर रहे हो, जिसकी सुलह हुदैबिया की बात कर रहे हैं, राइट, वो उनका सेकुलर आइडेंटिटी है। इफ्रा, टर्की सेकुलर कंट्री है, राइट, रिलीजन उसमें है, अवाम में है, वो है सेकुलर, ठीक है ना। तो डिफेंस कैपेसिटी को, जैसे कि ना हमने F-16 लेने थे, किससे लेने थे, हमने F-16 लेने थे, ठीक है ना, यूएस से, ठीक है ना। हमने JF-17 टर्डर लेने थे, किससे लेने थे, चाइना से, राइट। अब देखिएगा, ये वो डिफेंस
कैपेबिलिटी को मजबूत बनाने के लिए हमने कुछ एग्रीमेंट्स किए, कुछ फॉरेन पॉलिसी हमने ऐसे डिज़ाइन की कि हमारा हमेशा J-10C हो गया, ठीक है ना, आपके एयरक्राफ्ट जितनी भी है, ठीक है ना, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में आपको किस किसने हेल्प किया, राइट। तो हमारे डिफेंस कैपेसिटी पे एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जो कि बाहर की दुनिया के साथ आपके रिलेशंस बनाने में आपको हेल्प आउट करता है, राइट। और इसी से रिलेटेड एक इंटरनल सिक्योरिटी होती है कि इंटरनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए हम फॉरेन पॉलिसी ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि हम इस चीज़ को परसीव कर लें, इंटरनल सिक्योरिटी को परसीव कर लें, राइट। अब देखिएगा, फूड सिक्योरिटी एक इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, राइट। तो फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात कर ले, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की अगर हम बात कर ले, मिलिट्री सिक्योरिटी की अगर हम बात कर ले, तो हमें ऐसे ममालिक की ज़रूरत पड़ी है कि हमें उससे हेल्प लेना ज़रूरी पड़ा है, राइट। अब अगर हम साथ में इकोनॉमिक सिचुएशन भी आ गया, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी की बात कर ले, अलायंसेस की बात कर ले, पब्लिक ओपिनियंस इन प्रेस की अगर हम बात कर ले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल पावर की अगर हम बात कर ले, और ये वाला जो है, ये आप ज़रा देखिएगा, ये पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू रहा है ना फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करने में, वो लीडरशिप का इशू रहा है। फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करने में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? 3, आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका प्रेसिडेंट साहब, ठीक है ना, और आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, राइट, चीफ एंड कमांड ऑफ द आर्मी फोर्सेस, राइट। अब देखिएगा, जी 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 बिल्कुल, सिर्फ यही है ये आपका, ठीक है ना, सिर्फ यही है। वजह क्या है? जो डेटा प्रोवाइड करता है ना, डेटा कौन प्रोवाइड करता है? आपका मिलिट्री विंग प्रोवाइड करता है, राइट, ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो भी आपका आ रही है, ये तो नॉमिनल होता है ना, ये तो आपका नॉमिनल होता है, राइट, इसका तो कोई रोल नहीं होता। लेकिन जो भी आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, वो ना, क्या वो अपनी मर्जी से आया होता है या कोई लेके आया होता है? मुझे बताएं जी। आपका जो भी, अभी एक और आ गया ना, एक और भी आ गया जिन्होंने फिर से आना है, ठीक है ना। तो जो ये पॉलिसी बनाएगा, तो क्या जो डेटा उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, क्या उसको खुश करने के लिए नहीं बनाएगा? मुझे बताएं। उसकी कोशिश यही होगी कि ना, कि जियो स्ट्रेटेजिक बेस्ड डिसीजन लें, जियो इकोनॉमिक बेस्ड ना लें, राइट, जियो स्ट्रेटेजिक बेस्ड डिसीजन लें, राइट, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो पॉलिटिकल लीडरशिप का बड़ा रोल होता है। एक आपका इंटरनल एंड प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, राइट, जो इंटरनल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि मुल्ला साहब, जो कि आपकी कुछ डिसीजन में क्या करेगा कि ये तो इस्लाम के खिलाफ है, आप इस तरह ना करिए, राइट, ठीक है ना। या बिजनेस कम्युनिटी की अगर हम बात कर लें, अगर हम बिजनेस कम्युनिटी की बात कर लें, ठीक है ना, जो कि एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है, ठीक है ना, और वो अपने इंटरेस्ट को स्टेट के इंटरेस्ट से ज़्यादा प्रेफर करता है, उसको ऊपर रखता है, ठीक है ना। तो उससे होता क्या है कि आपकी जो पॉलिसीज बनती है, वो पर्सन ओरिएंटेड होती है, वो पीपल ओरिएंटेड नहीं होती, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें जी, एजेंट मेजॉरिटी पॉलिटिकल आई थिंक जी बिल्कुल यही है, ये भी एक इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है ना, कि कौन किसको बेक कर रहे हैं, पॉलिटिकल इस्लाम, ठीक है ना, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, ठीक है ना, रेडिकल ग्रुप्स जिसकी हम बात कर ले, रेडिकल ग्रुप्स की जैन अगर हम बात कर ले, जो रेडिकलिज्म है, राइट, ये भी एक इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है ना, ठीक है ना। तो अगर हम इसी की बात कर ले जी, जी जैन इंटरनल सिक्योरिटी बिल्कुल आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो, राइट, ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं, जो मेजॉरिटी की ओपिनियंस होती है, तो वो थ्रेट होता है ना, जो मेजॉरिटी जो ओपिनियंस के खिलाफ अगर आप जाते हो, तो फिर आप एक थ्रेट को लेके चल रहे हो ना, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से तो ये इंटरनल सिक्योरिटी है आपका। मैं अगर कहूँ, इथनिसिटी एक इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है, इथनिसिटी जो है, इथनिक इश्यूज जो है, राइट। क्या आजकल जो जितनी भी ये ब्लास्फेमी के केसेस हुए, क्या आपने इसकी हिस्ट्री उठा के देखी है? जैन
ठीक है ना। क्या वो सेल्फ राइवलरीज को बेस्ट करके दूसरों पे इल्जाम नहीं लगा रहे? ठीक है ना, ठीक है ना। वो इस्लाम को कह रहे होते हैं, उसकी अपनी राइवलरी होती है, इस्लाम को जाके इस्लाम का कवर चढ़ा देते हैं। तो ये एक इंटरनल सिक्योरिटी का इशू बन गया, राइट? ठीक है ना। और इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी है, ठीक है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है ना, जब भी आप पॉलिटिकल जो नेशनल इंटरेस्ट होता है ना, तो इसी को बेस्ड बना के हम फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करते हैं। तो ये इसके कुछ डिटर्मिनेंट्स है, मेजॉरिटी आप लोगों ने इस चीज़ों को पढ़ा होगा, ठीक है ना। अगर इसमें किसी पॉइंट पे किसी को क्लियर नहीं है तो लेट्स मी नो, हम फिर आगे चलते हैं, राइट? हम फिर आगे चलते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है, आप लोगों ने, राइट? अब देखिएगा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जरा मैं आपको शिफ्ट बता दूं, फिर पोस्ट 9/11 के बाद जो शिफ्ट आया है ना फॉरेन पॉलिसी में, फिर उसकी तरफ आना है और फिर इजराइल की तरफ आना है। ऑब्जेक्टिव्स आपको पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के पता है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा है, राइट जी। ये क्लियर है, डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी क्लियर है, ताकि मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के लेके चलूं कि आपके फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट कितने आए हैं, राइट? अब देखिएगा, जरा मैं आपको बोर्ड शेयर कर दूं, ठीक है ना। जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान जब बना, आप सब ने देखा कि जिन्ना साहब का विजन क्या था, राइट? ठीक है ना, जिन्ना साहब का विजन क्या था। उसी के साथ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कुछ फेजेस रहे हैं। जो पहला फेज था पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का ना, अब हम फेजेस की बात करते हैं कि जितने शिफ्ट आए हैं पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी में, उसी को लेके चल के ना रीसेंट डेवलपमेंट हम देखेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी का दौर कौन सा था, मुझे कोई बताएगा? नाइनटीन 47 से लेके 53 तक आपके फॉरेन पॉलिसी। इस टाइम हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं थे। लियाकत अली खान साहब जब एसेसिनेट कर गए फिर बाद में, ठीक है ना, दोनों साइड से कैपिटलिस्ट से भी प्रपोजल आया था, कैपिटलिस्ट से भी प्रपोजल आया था, कम्युनिस्ट से भी प्रपोजल आया था, और हमने एक को भी रिस्पॉन्ड नहीं किया था। हमने खुद को क्या रखा था, जैसे कि अमेरिकन जब पहली बार आए ऑन द वर्ल्ड, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो हमने नाम को ज्वाइन किया था, नाम को हमने बाद में ज्वाइन किया था, इधर लिख लो, फिर बाद में हम 1979 में, ठीक है ना, जिसकी फिर उसी को बेस बना के 2009 में शर्म शेख में भी एक एग्रीमेंट हुआ था, जब मुंबई अटैक्स हुए थे ना, मुंबई अटैक्स हुए थे, और इंडिया के साथ हमने थोड़ा सा जब करना था, ठीक है ना, चीज़ों को थोड़ा सा मेन स्ट्रीम करना था, थोड़ा सा हमने चीज़ों को ठीक करना था, तो तब जाके फिर हमारा इधर एक और मीटिंग हुआ है, ठीक है ना। तो इस टाइम महानूर नाम नहीं था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नहीं था, राइट? ठीक है ना जी, महानूर, ठीक है ना। जो हमारा पहला फेज रहा है फॉरेन पॉलिसी का, वो क्या रहा है, एरा ऑफ न्यूट्रलिटी, जब हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं थे, ठीक है ना, ना हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा थे, ना हम कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा थे, राइट? फिर होता क्या है, शिफ्ट आता है पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी में, और ये आपका क्या होता है, एरा ऑफ अलायंसेस, ठीक है ना। ये दौर कब से कब तक था, ये 1954 से लेके 1962 तक था, ठीक है ना। जब हम हिस्सा बनते हैं सीटो सेंटो का, ठीक है ना, बगदाद पैक्ट का, ठीक है ना, बगदाद पैक्ट का, ठीक है ना, ये वो दौर था कि जब हमने इंटरनेशनल जो अलायंसेस थे हम उसका हिस्सा बने, ये हमारा वो फेज था। और इस टाइम हमें इसमें क्या ज़रूरत थी, हमें इकोनॉमिक फैक्टर की ज़रूरत थी। हमारा जो मेन फोकस था वो इकोनॉमिक था, हमारे डॉलर्स थे, ठीक है ना, जिसकी की तकरीबन 2 बिलियन डॉलर्स हमें फिर इसी एग्रीमेंट्स के थ्रू यूएस से आए थे, राइट? ठीक है ना। जैसे कि 60s की अगर हम बात कर लें, जब आपकी इंडियन वो इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है, तो उसको फंड कौन करता है? क्या वर्ल्ड बैंक फंड नहीं करता? जी, वर्ल्ड बैंक ने फंड किया था, राइट? जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, तो क्योंकि हमारे पास, अब देखिएगा हम अलायंसेस की तरफ क्यों गए, ये इसका कोई मुझे आंसर दे सकता है? व्हाई वी ऑप्टेड फॉर द अलायंसेस?
जी जल्दी से बताइएगा। हम अलायंसेस की तरफ क्यों गए? इकोनॉमिक फैक्टर, जी बिल्कुल। और वो इकोनॉमिक फैक्टर क्यों था? डिफेंस फैक्टर, क्योंकि जो हमारे शेयर्स थे ना, जो हमारे शेयर्स थे इंडिया के साथ, जो हमारे एसेट्स थे ना, उन्होंने देने से मना किया था। गांधी साहब ने फिर जाके भूख हड़ताल भी की थी, आपको याद है, राइट? ठीक है ना। दूसरी बात, जो कंपनीज थी ना, जो मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री थी, मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शनल जो इंडस्ट्री थी, वो कौन से साइड पे थी? वो इंडियन के साइड थी। इधर कोई वेल एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री ही नहीं थी, राइट? आपकी जो मिलिट्री फोर्स था वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। तो मिलिट्री इकोनॉमी, ठीक है ना, ये कुछ फैक्टर थे जिसकी वजह से हम अलायंसेस की तरफ गए, हमारा ये दौर शुरू हुआ है, राइट? फिर होता क्या है कि एक तीसरा दौर आता है पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी का, जिसको ना बायलेटरलिज्म की लेंस से हम देखते हैं। बायलेटरलिज्म, राइट? और ये कब से कब तक था? 1962 से लेके 71 तक बायलेटरलिज्म दौर था, राइट? और ये दौर क्या था, ठीक है ना, कि हमने ना दो कंट्री के साथ इस टाइम हमारे ताल्लुकात थे। एक यूएस था, दूसरा कौन था? चाइना, राइट? एक यूएस था, दूसरा कौन था? जैसे कि सिनो पाक एग्रीमेंट होता है, सिनो पाक एग्रीमेंट होता है, 1961 था या 62 था, ये आप जरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें हमने जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे ना, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमने रिजॉल्व कर लिए, ठीक है ना। हमने चाइना के साथ अपने जो रिलेशंस थे उसको फ्रेंडली बनाने की कोशिश की, ठीक है ना। तो ये हमारा बायलेटरलिज्म का दौर था, बायलेटरल रिलेशनशिप थे 63, थैंक यू, ठीक है। कि हम ना एट अ टाइम एक साइड पे कम्युनिस्ट चाइना, दूसरे साइड पे कैपिटलिस्ट यूएस, हम उन दोनों के साथ ताल्लुकात लेके चल रहे थे। तो हमारा ये वाला फेज आया, ठीक है ना। फिर आपका 1965 का जब वार होता है ना, जब 1965 का जब वार होता है और हमने सी टू सेंटू तो सिक्योरिटी अलायंसेस ज्वाइन किए थे, ये दोनों सिक्योरिटी अलायंसेस थे। और जब इंडियन मार रहे थे और हम यूएस को कह रहे थे कि आके बचा ले, तो क्या वो आया था बचाने के लिए? जी नहीं आया था ना, ठीक है ना। और हम हमारी इतनी अपनी चाइना चाइना ने थोड़ी बहुत हेल्प की थी, ठीक है ना। लेकिन हमने जिस प्रॉमिस के साथ, जिस एजेंडे के साथ सीटू सेंटो को ज्वाइन किया था, ठीक है ना, उसको हमने क्या कर दिया? हमने उसको साइड लाइन करके ना, हमने क्या कर दिया? हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक और शिफ्ट लेके आया। और उस शिफ्ट की बात, वो शिफ्ट कौन सा है आपका? मल्टीलेटरलिज्म, राइट? कि हमने क्या कर दिया? मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस बनाए। जैसे कि अगर हम बात कर ले, ये दौर कब से कब तक था? 1972 से लेके 77 तक, ठीक है ना। कि इस टाइम हमारे गल्फ के साथ रिलेशन बन गए, राइट? मल्टीपोलैरिटी थी, ठीक है ना। क्या हमारे यूएसएसआर के साथ रिलेशंस नहीं बने थे, जो कि पाकिस्तान स्टील मिल बनाया था? पाकिस्तान स्टील मिल बनाया था क्योंकि हमने, जी जी, पाकिस्तान, जैसे कि आपका फर्स्ट टाइम आपकी जो पाकिस्तान के जो जितना भी आजकल यूएई गल्फ कंट्रीज में, मिडल ईस्ट, ओमान वगैरह में, उनको वीज़ाज वगैरह इशू करके पाकिस्तानी डायस्पोरा जाके उधर सेट होने लग गया और उधर से रेमिटेंसेज आना शुरू हो गए। तो ये हमारा मल्टीलेटरलिज्म का दौर था, ठीक है ना। कि हम क्या करें, हमने एक टाइम पे सिर्फ यूएस की तरफ नहीं रहे, लेकिन हम बाकी कंट्रीज की तरफ भी रहे हैं, राइट? और फिर आपका क्या होता है? फिर आपका होता क्या है कि यूएसएसआर, जैसे कि 1979 में जब आपका यूएसएसआर अटैक करता है अफगानिस्तान पे, ठीक है ना, तो पाकिस्तान क्या करता है? पॉलिसी में एक रिवाइवल लेके आ जाता है। और उस रिवाइवल की अगर हम बात कर ले, रिवाइवल ऑफ पॉलिसी की अगर हम बात कर ले, ये कब से कब का दौर है? 1977 से लेके 88 तक का दौर है, ठीक है ना। कि हमारा शिफ्ट कहाँ पे आता है? यूएस के साथ, यूएसए के साथ। और वजह क्या बनी? एक तो कोल्ड वार पीक पे था, कोल्ड वार पीक पे था, राइट? बिल्कुल शुरू था, ठीक है ना, कोल्ड वार पीक पे था। और दूसरी वजह क्या थी? कि न्यूक्लियर
असिस्टेंस जो थी वो भी रिक्वायर्ड थी, क्योंकि इससे पहले 1974 में इंडिया ने खुल के कहा था कि हम न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं और हम न्यूक्लियर बम्स बनाएंगे, राइट। तो हमने क्या किया, हमने इसलिए यूएस की तरफ गए, अगेंस्ट द यूएसएसआर गए, क्योंकि हमें असिस्टेंट की ज़रूरत थी कि हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप कर ले। और दूसरी बात यह है कि हमने ना कम्युनिस्ट जो रिजीम था उससे भी जान छुड़ानी थी, क्योंकि वो बिल्कुल खैबर पास तक आ गया था, पेशावर तक आ गया था, राइट। ये वाला फेस फॉरेन पॉलिसी का क्लियर हो गया, जल्दी बताएं। ठीक है ना। फिर एक और फेज आता है और एरा ऑफ अनसर्टिनिटी, जिसकी अगर हम बात कर लें, फिर पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी आती है, राइट। एक के बाद दूसरा मिनिस्टर साहब आता है, ठीक है ना। जिया साहब यूं ही चले जाते हैं, आपकी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आती है चंद एक महीनों के लिए, चंद एक साल के लिए, फिर नवाज साहब आ जाते हैं, वो भी चले जाते हैं, फिर बीबी आ जाती है, राइट। फिर नवाज साहब आ जाते हैं और फिर आपका कौन आता है, मुशर्रफ साहब आता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कितने शिफ्ट आए, राइट। तो हमारा एक और जो शिफ्ट आया है पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी में, जो दौर था कि इस टाइम हमारे किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं थे, और ये कौन सा दौर था, एरा ऑफ अनसर्टेनिटी। ये कौन सा दौर था, एरा ऑफ अनसर्टेनिटी था, और ये 1988 से लेके 96 तक का दौर था, राइट। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, ठीक है ना, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था, ठीक है ना, और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई थी 1994 में, राइट। ठीक है ना। और पाकिस्तान क्या कर रहा था, वर्ल्ड लेवल पे यूएसएसआर ने ना, यूएसएसआर जो ही डिसइंटीग्रेट होता है ना और अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आती है, तो यूएस का रिस्पांस क्या रहता है, यूएस ना इसको रिकॉग्नाइज करने से इनकार करता है, राइट। और पाकिस्तान क्या करता है, इनको रिकॉग्नाइज करवाने के लिए हेल्प कर रहा होता है, चाइना को भी जाके वो कन्विंस करता है, सऊदीया को भी कन्विंस करता है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान की ओवरऑल क्या आते, किसी के साथ कुछ सच ताल्लुकात नहीं थे, ठीक है ना। फिर होता क्या है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करता है 28 ऑफ मई, जो आजकल आप मना रहे हो ना। और पाकिस्तान में होता क्या है, पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं, वर्ल्ड ट्रेड जो इनके साथ बंद हो जाता है, ठीक है ना। और पाकिस्तान में क्या होता है, एक और जो शुरू होता है ना, ये जो एरा शुरू होता है, ये एरा कौन सा था, एरा ऑफ न्यूक्लियरलाइजेशन, ठीक है ना। ये एरा जो ही आता है ना, जो न्यूक्लियराइजेशन का एरा जब आपका शुरू होता है, तो न्यूक्लियर कैपेसिटीज जब कैपेबिलिटीज हम बनाते हैं, तो पाकिस्तान पे होता क्या है, पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगते हैं, और सैंक्शंस होती ही 9/11 का फिर जाके जब वाक़या होता है ना 9/11 का, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, तो पाकिस्तान का एक और जो फॉरेन पॉलिसी का जो शिफ्ट आता है ना, वो कौन सा आता है, एरा ऑफ combating terrorism, ठीक है ना। ये तब तक थे। अब हम पोस्ट 9/11 के बाद देखेंगे कि पोस्ट 9/11 के बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसी रही है। तो यहाँ तक ये आपको फेजेस सारे क्लियर है, जल्दी बताइएगा। ये सारे फेजेस क्लियर है फॉरेन पॉलिसी के, ये सारे फेजेस की वजह क्या बनी, ठीक है ना। उस टाइम पे पाकिस्तान के हालात कैसे थे, ठीक है ना, कि उनको ऐसे मैयर अपनाने पड़ गए, राइट। अब अगर हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी के पोस्ट पार्टीशन की, जब हम बात करते हैं ना पोस्ट पार्टीशन की, ठीक है ना, सबसे पहली बात, ठीक है ना, पोस्ट पार्टीशन की जब हम बात करते हैं, पोस्ट पार्टीशन की, ठीक है ना, जो फॉरेन पॉलिसी में जो डेवलपमेंट हुई है, मतलब हाँ, रिकमेंडेशन की तरफ बाद में आते हैं, राइट। रिकमेंडेशन की तरफ बाद में आते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात कर ले, ठीक है ना, अगर हम बात कर ले, होता क्या है, वॉर और टेरर शुरू होती है, और पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन क्या रहते हैं, राइट। होता क्या है, एक जो अटैक होता है, जो कि एक हिस्ट्री में डेडली अटैक के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जब आपका जो अलकायदा होता है वो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पे, ठीक है ना, वो क्या करता है, वो उसको बॉम्ब करता है, राइट।
अब अलकायदा कौन था उस टाइम का ना, ये एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, ठीक है ना, जिन्होंने क्या कर दिया, वो उन्होंने ना जो इसी इवेंट की वजह से वर्ल्ड वाइड फंडामेंटल पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। वो चेंजेस क्या होते हैं कि जैसे कि बुश साहब जब उस टाइम गवर्नमेंट कर रहे थे ना, JW बुश साहब, राइट, वो क्या करता है, वो और कांग्रेस मिलके वार डिक्लेयर करता है, ठीक है ना, वार डिक्लेयर करता है ऑन अफगान, ठीक है ना। अफगान पे इसलिए करता है क्योंकि उस टाइम जो उसामा बिन लादेन थे वो अफगानिस्तान में थे, राइट, वो 1994 से ही अफगानिस्तान में थे, राइट, वो 19 और उसकी हिस्ट्री यूएस के साथ ऐसी रही है कि उन्होंने ना जो एम्बेसीज थी अफ्रीका में उस पर भी जाके अटैक्स किए थे, तो वो वांटेड लिस्ट में होते। जब 9/11 का वाकया होता है, ठीक है ना, तो जो अमेरिकन है वो अफगानिस्तान जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसको कहते हैं, डिमांड करते हैं कि वो हमें हैंड ओवर कर, राइट, जैसे कि हम एक्सट्रेडिशन जिसको हम कहते हैं एक्सट्रेडिशन, राइट, जब आप ना किसी मुल्क से जैसे कि हमारे थे क्या कहते हैं, जब बम्बई अटैक्स हुए तो इंडिया ने जो आपके क्या नाम है वो हफीज, क्या नाम है उसके, जरा नाम बताएं, जिसको फिर बाद में जेल भी हुई थी, वो जो लश्करी तैयबा के हाफिज सईद, हाँ हाफिज सईद, जब उसकी एक्सट्रेडिशन की बात की थी तो पाकिस्तान ने क्या किया कि हमारे बीच तो ऐसी कोई ट्रीटी ही साइन नहीं हुई है तो फिर हम कैसे क्यों हैंड ओवर करें, ठीक है ना, जब तक ट्रीटी नहीं होती तब आप उसको नहीं कर सकते, राइट। अब देखिए रिदा, अब जो उसामा साहब थे वो अलकायदा को लीड करते थे, उसामा, राइट, वो अलकायदा को लीड करते थे, और ये थे कहाँ से, ये एक सऊदी नेशनल थे, एक सऊदी नेशनल थे, राइट, ठीक है ना, और इसका ओरिजिन कहाँ से था, यमन से, ठीक है ना, ये कहाँ से थे, यमन से थे, राइट, इसका ओरिजिन कहाँ से था, ये यमनी थे, राइट। अब उन्होंने किया क्या, ठीक है ना, कि एक महीने बाद, 1 मंथ बाद, ठीक है ना, जब उन्होंने सऊदी बिलियनर थे, ठीक है ना, जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन चलाते रहते थे, ठीक है ना, जो अफ्रीका में ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, अफगानिस्तान में चलाते थे, ठीक है ना, लोगों को फंड करने के लिए चलाते थे, राइट। अब होता क्या है, अफगान तालिबान ने जो ही यूएस की ऑफर को डिक्लाइन किया, 1 महीने बाद कांग्रेस से बिल पास होता है डिक्लेरेशन ऑफ वार का, और अब नेटो फोर्सेस थे, एलाइड फोर्सेस थे, वो क्या करते हैं, वो ना अफगानिस्तान में जो तालिबान रिजीम है, ठीक है ना, उस पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, राइट। अब जो ही अटैक करते हैं, पाकिस्तान ना 9/11 तक पाकिस्तान के रिलेशंस विद तालिबान क्या थे, वो कार्डियल्स थे, ठीक है ना, लेकिन जो ही अटैक होता है, बुश साहब एक सिंपल क्लियर का डायरेक्शन देता है, और बुश साहब क्या कहते हैं, ठीक है ना, कि आर यू विद अस और अगेंस्ट अस, राइट, पाकिस्तान को क्या कहता है कि आर यू विद अस और अगेंस्ट अस। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है, मुझे बताइएगा, यूएस के साथ जाने के अलावा क्या पाकिस्तान के साथ कोई ऑप्शन था, अब मुशर्रफ साहब जो थे, मुशर्रफ साहब उस टाइम जब गवर्नमेंट में थे ना, अब वो इंटेंस प्रेशर में आ गए। प्रेशर क्यों, एक साइड पे अवाम के सेंटिमेंट्स, पाकिस्तान ओनली हैड पार्लियामेंट, वी कुड हैव सेड नो, चले इस पे आते हैं जैन, इस पे आते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान को जो मुशर्रफ साहब थे ना, मुशर्रफ साहब उस टाइम, ठीक है ना, उस पे ना इंटेंस प्रेशर था दोनों साइड से, दोनों साइड से इंटेंस प्रेशर था, एक अवाम के सेंटिमेंट्स, क्योंकि जो यूएस है इसको इनफिडल माना जाता था, इनफिडल, राइट, कि जो कुफार ने उसने क्या किया, इस्लाम पे या मुसलमान पे अटैक किया, पहली बात। दूसरी बात, ये एक तो अवाम का प्रेशर था, दूसरा वर्ल्ड कम्युनिटी का प्रेशर था, यूएस का प्रेशर था, राइट।
वो क्या था, दूसरा जो प्रेशर था ना, वो यूएस का प्रेशर था। यूएस उसको क्या करते, क्योंकि उस टाइम एक ही बात, उस टाइम जो टॉप ऑफिशियल ऑफ अमेरिकन थे ना, उन्होंने क्या कहा था, सिंपल कहा था कि अगर पाकिस्तान साथ नहीं देता ना तो क्या कर लो, उसकी ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना, कि बॉम्ब पाकिस्तान बैक टू द स्टोन एज, राइट। अब ये अमेरिकन ऑफिशियल से जब इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो मुशर्रफ के साथ कोई भी ऑप्शन इसके अलावा नहीं था बजाय इसके कि वो यूएस के साथ जाते, राइट। तो मुशर्रफ ने जो डिसीजन लिया, अब जैन की सवाल को काउंटर आर्गूमेंट करते हैं, क्योंकि जैन कह रहा है कि अगर पार्लियामेंट होता तो उससे अगर हम पास करते तो शायद कुछ ना कुछ होता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। बिल्कुल पार्लियामेंट था उस टाइम, ठीक है ना, जो क्या नाम थे, वो जमाली साहब आपके प्राइम मिनिस्टर साहब थे, ठीक है, जमाली साहब आपके प्राइम मिनिस्टर साहब थे, ठीक है, इस तरह के लोग थे। वो जो मार्शल लॉ का दौर था, ठीक है ना, वी मेड हमला इस चीज़ पे नहीं जाना मैंने, ठीक है ना। हमने मुशर्रफ साहब ने किया क्या, मुशर्रफ साहब ने ना, उन्होंने डिसीजन लिया बीइंग अ रियलिस्ट, और उस रियलिस्ट में 3 पॉइंट्स को मद्देनजर रखा। उस रियलिज्म की लेंस में 3 पॉइंट्स को मद्देनजर रखा। पहला पॉइंट क्या था, अगर हम पहली पॉइंट की बात कर लेना, पहली पॉइंट की अगर हम बात कर ले तो पहला पॉइंट क्या था, ठीक है ना, पाकिस्तान वाज द ओनली फिजिबल रूट फॉर द यूएस फोर्सेस टू अटैक अफगानिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान का ओनली नेटो सप्लाई का सिर्फ वाहिद यही रास्ता था और कोई रास्ता नहीं था। तो यूएस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था बजाय इसके कि अगर हम उनका साथ ना देते तो वो हम पे अटैक करता। दूसरा क्या था कि देयर वाज लिटिल दैट पाकिस्तान कुड डू टू प्रिवेंट द यूएस फ्रॉम इन्वेडिंग अफगानिस्तान, प्रिवेंशन टू अटैक, राइट। प्रिवेंट किसको करना था, यूएस को करना था। तो क्या पाकिस्तान यूएस को प्रिवेंट कर सकता था? देयर वाज माइनर चांसेस, राइट, टू प्रिवेंट यूएस फ्रॉम अटैकिंग द अफगानिस्तान, राइट। तीसरा ऑप्शन अगर हम बात कर लेना, अपोजिंग द यूएस कुड हैव रिजल्टेड इन, अगर हम कहें डायर कंसिक्वेंसेस, स्पेसिफिकली अगर हम हमारे अपने जो क्या कहते हैं सैंक्शंस लग जाते, राइट। और सैंक्शंस क्या होते, वो इकोनॉमिक भी हो सकते थे, मिलिट्री भी हो सकते थे। उससे पहले ही हम पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए थे जब हमने न्यूक्लियर बम बनाया था। उससे पहले ही हमारे ट्रेड जो रिलेशंस थे विद द वेस्टर्न स्फेयर वो हमारे कट ऑफ हो गए थे। तो क्या हम कोई और रिस्क ले सकते थे जैन, मुझे बताइए ना। तो अगर आप होते जी, लास्ट फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दे। फर्स्ट पॉइंट ये था कि पाकिस्तान ने रूट जो देना था, ठीक है ना, वो इसलिए देना था कि पाकिस्तान के पास जो रूट था वो वाहिद रास्ता था जो यूएस अपनी नेटो की सप्लाई अफगानिस्तान तक पहुंचा सकती थी। और उसके बदले क्या मिलना था, हमें असिस्टेंस मिलनी थी, राइट, हमें उसका असिस्टेंस मिलना था, राइट, हमें उसके अच्छे खासे पैसे मिलने थे, राइट, जो कि फिर खैर बाद में मिले तो नहीं, सिर्फ एक कैरी लोगर बिल पास हुआ और उससे तकरीबन 100 बिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान को इकोनॉमिक लॉस हुआ है। तकरीबन 70,000 प्लस लोग मरे हैं, उससे भी ज़्यादा है, ये तो वो फिगर है जो कि डॉक्यूमेंटेड है, राइट। अब मर्सिनरीज, जी बिल्कुल, आप अवॉइड ही नहीं कर सकते थे। आप बीइंग अ मर्सिनरी, बीइंग अगर हम कहें तो प्राइवेट आर्मी की अगर हम बात कर ले, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट। मोहम्मद जुबैर क्लियर है। अब पॉइंट नंबर 1, अहमद अली रजा जी, सर कुड वी स्टिल गॉट स्ट्रेटेजिक दैट, हाँ, मैं आपको बात रिपीट द नेम सर, काइंडली रिपीट नेम ऑफ लॉ प्लीज। कुल सर केरी लोगर बिल की बात कर रहे हो? केरी लोगर बिल तकरीबन कोई 7.6 बिलियन डॉलर का वादा हुआ था, ठीक है ना, तकरीबन कोई फिर 10 बिलियन डॉलर तक तो हमें वैसे भी मिल गया था जो हमारे उन्होंने लोन वो जो क्या कहते थे एड वगैरह रखे हुए थे। कुड हैव गॉट स्ट्रेटेजिक नहीं, अब चीज़ बदल गई है।
अब जब मैं आपको, अब बैकग्राउंड को जरा समझे, आप बैकग्राउंड को जरा समझे जैन, ये आपको ना आपके इस सवाल का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। आपको ना अब चीजें चेंज हो गई हैं, अब सिनेरियो चेंज हो गया, राइट। अब वो सिनेरियो नहीं रहा जो कि 1990s में था, राइट। ठीक है ना। तो मुशर्रफ के पास यूएस का साथ देने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तीन चीजों को मद्देनजर रखा कि एक तो सिर्फ सिंपल यही वाला रूट है जो कि नेटो को सप्लाई करेगा और उससे हमें असिस्टेंट मिलेगी। दूसरा, हमारी इतनी मिलिट्री, हम इतने बड़े कैपेबल नहीं ना थे कि हम यूएस को प्रिवेंट करते फ्रॉम अटैकिंग द अफगानिस्तान। और तीसरा, हम पे सैंक्शंस लगने का डर था। ईरान रिमेन नॉट इन्वॉल्व व्हाइल वी वर जेंडर फॉर सर्विस। ईरान को, ईरान पे ना अभी तक सैंक्शंस चल रहे हैं, ठीक है ना। ईरान का इशू क्या था, जब आपका ईरान का जब रिवॉल्यूशन आया था ना ईरान, ठीक है ना, जब ईरान में रिवॉल्यूशन आया था ना, उसके बाद जब गवर्नमेंट आई थी, वो रिवॉल्यूशन आया भी था, यूएस बैक्ड रिवॉल्यूशन था, राइट। उसके बाद जो गवर्नमेंट आई थी ना, वो हमेशा एंटी अमेरिकन रही है, वो हमेशा एंटी यूएस रही है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, वो ना उसके साथ, क्योंकि उन पे उसी की वजह से सैंक्शंस भी चलते आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वो हमेशा से साइड लाइन रहा है, वो इस गेम का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखिए, ईरान का ना और जगह पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वो इन्वॉल्व है, राइट। जो इसराइल में चल रहा है, क्या ईरान नहीं इन्वॉल्व, मुझे बताएं। जो सूडान में सूडान क्राइसिस चल रहे हैं, क्या उसमें ईरान नहीं इन्वॉल्व, मुझे बताएं। जो सूडान क्राइसिस चल रहे हैं अफ्रीका में, ठीक है ना, तीन पार्टीज है ना, सूडान क्राइसिस में तीन पार्टीज है, राइट। थ्री पार्टीज है, एक ईरान है, ठीक है ना, दूसरे साइड पे इसराइल है, और प्लस यूएई है, राइट। ठीक है ना। तो ये इन्फ्लुएंस है, जैसे कि सीरिया की अगर हम बात कर लें, राइट, ठीक है ना, तो वो और फ्रंट्स पे इन्वॉल्व है, इधर इन्वॉल्व नहीं था। हम इधर इसलिए इन्वॉल्व हो गए कि हमने मिलिट्री असिस्टेंस लेनी थी, राइट। हमने खुद को सैंक्शन से बचाना था, क्योंकि हम पे ऑलरेडी सैंक्शंस लगे हुए थी, वी वर सैंक्शनाइज्ड इन द 1998, राइट, जब हमने न्यूक्लियर सेटअप्स बनाए, राइट। अब हिस्ट्री को समझे, हिस्ट्री को ब्रेक करनी है नमाज, मुझे तो ये था, हम इसको विदाउट ब्रेक चला के इसको खत्म कर देंगे जी। नमाज ब्रेक करनी है, मुझे बताइए। अच्छा, नमाज 5 मिनट, 5 मिनट ठीक है, 10-10 मिनट नमाज ब्रेक कर ले। विल सी यू आफ्टर 10 मिनट्स इंशाल्लाह। 10 मिनट्स नमाज ब्रेक करें, वापस आए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। 10 मिनट ठीक है जी। ओके ओके।
जी जी स्टूडेंट्स वापस आ गए। जी आर यू बैक? मुझे बताइएगा। शामा डेवन जी, इसरा, हैदर, जिशान, लीना, ठीक है ना? अच्छा, तो हम बात कर रहे थे हैदर, चल गुड हो गया। हम बात कर रहे थे वार एंड टेरर की और पाक यूएस रिलेशन की, कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं यूएस का साथ देने के अलावा, राइट? अब देखिएगा, अगर हम बात कर ले, थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम चले, बैकग्राउंड में ना, तो एक और रीज़न भी है, एक और जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है ना, बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मुझे बताइएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो है, क्या फ्रॉम द बिगिनिंग ट्रबल्ड नहीं रहे हैं, राइट? ठीक है, पहली बात, जब पाकिस्तान बना 1947 में, सबसे पहला जो इशू आया था सुदेश, अब आवाज क्लियर है? जी, एम नाउ। अच्छा, सबसे पहले ड्यूरेंट लाइन, राइट? ठीक है ना, सबसे पहले जी कंटेंशियस रिलेशंस है, जी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले जो बड़ा इशू है बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है ना, ये ट्रबल रिलेशंस की एक ही रीजन है, या अफगानिस्तान डिड नॉट रिकॉग्नाइज पाकिस्तान इन द इनिशियल फेजेस, राइट? ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री व्हिच रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान, राइट? ठीक है ना। अब देखिएगा, ड्यूरेंट लाइन क्या है, ठीक है ना, ये एक माउंटेनियस है, लॉन्ग स्ट्रिप है, ठीक है ना, और स्पेसिफिकली ये क्या है, अनपुलिस्ड है। ये क्या है, अनपुलिस्ड है, अभी जाके फेंसिंग हुई है, ठीक है ना। इससे पहले ये क्या थे, इसमें लूप होल्स थे, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या थे, अफगानिस्तान से लोग इधर आते थे, इधर से उधर जाते थे, ठीक है ना। कोई उस पर कोई पुलिसिंग नहीं थी, ठीक है। होता क्या है, अगर हम बात कर लें 1978 में, अगर हम पोरस बॉर्डर्स है, जी बिल्कुल महमूद, पोरस बॉर्डर्स हैं, ठीक है ना। ये 1947 से अनवर्ल्ड, तो फिर अफगानिस्तान में भी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, ठीक है ना। 1978 की अगर हम बात कर ले, जब कम्युनिस्ट पार्टी आती है, 1978 की अगर हम बात करते हैं ना, अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आती है कम्युनिस्ट पार्टी की, राइट? और वो कौन थे, जैसे कि नूर मोहम्मद, सर प्लीज रिपीट कर दे, अभी ज्वाइन किया, शमीन, मैं इनको यही बता रहा था, देखिए, कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री विद द अफगानिस्तान, राइट? कि अफगानिस्तान के साथ हमारी हिस्ट्री क्या रही है। तो हमेशा हमारे जो रिलेशन रहे विद द अफगानिस्तान, जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, जिसके साथ हमारे इतनिक रूट्स है, जैसे कि पख्तून उधर भी है, पख्तून इस साइड पे भी है, ठीक है ना। फाटा की कुछ लोग उधर सेटल्ड है, कुछ इधर सेटल्ड है, राइट? तो जो रिलेशंस हमारे रहे हैं वो हमेशा ट्रबल्ड रहे हैं, और उसकी एक ही रीजन है, एक ही वजह है, ड्यूरेंट लाइन, राइट? क्योंकि वो इंटरनेशनल जो एक लाइन है, जो कि ब्रिटिश के दौर में बिटवीन द अफगान गवर्नमेंट, ठीक है ना, इन द ब्रिटिश कंपनी जब की इधर इंडिया में, उनकी बीच जब साइन हुआ था, ठीक है ना, 1919 में, 1920 राउंड अबाउट में, ठीक है ना, उससे लेके अभी तक वो कह रहे हैं वो इस लाइन को मानते हैं। वो 100 ईयर्स का एग्रीमेंट था। लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ, जब कोई कंट्री बन जाता है, तो उसकी प्रीवियस जितनी भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नलिफाइड हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, राइट? तो उनका ये स्टांस कि ड्यूरेंट लाइन स्टिल इज अनरिजॉल्व इशू, तो मेरे ख्याल से ये इनका लॉजिकली जो पॉइंट है, ये टोटली पाकिस्तान के इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये एक वेड है, ठीक है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, नलिफाइड कह सकते हैं, इसको हम क्लियर कट नहीं ले सकते, वो खत्म है, राइट? फिर मैं बात कर रहा था शमीन कि 1978 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की हुकूमत आती है, जैसे कि नूर मोहम्मद तरकई प्राइम मिनिस्टर साहब थे, राइट? नूर मोहम्मद, इसके साथ जो बाकी लोग थे, जैसे कि बबरक करमाल, राइट? बबरक करमाल, जैसे कि हफीजुल्लाह, ठीक है ना। ये वो कम्युनिस्ट लोग थे जो कि कम्युनिस्ट पावर को जाके क्या कर रहे थे, उधर एग्जीक्यूट कर रहे थे इन द अफगानिस्तान, राइट? अब जो ही अपराइजिंग होता है अगेंस्ट कम्युनिस्ट रिजीम, पाकिस्तान ने क्या कर दिया, आपने उस
इसी के अगेंस्ट जब अफगानिस्तान में अपराइजिंग शुरू होता है ना, पाकिस्तान ने उसको क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया, राइट। पाकिस्तान ने उस अपराइजिंग को इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि पाकिस्तान खुद यहाँ पे जो सिस्टम चाहता था वो कैपिटलिस्ट चाहता था, डेमोक्रेटिक सेटअप चाहता था, कम्युनिज्म नहीं चाहता। ऐसे कि डोमिनो इफेक्ट, राइट, डोमिनो इफेक्ट। अगर एक लेट सपोज देखिएगा ना, ये देखिए ये कोई भी पड़ा हुआ है ना, कोई इस तरह के आपने ब्लॉक्स रखे हुए हैं, अगर ये गिर जाता है इसका इम्पैक्ट इस पे होगा, ये भी गिर जाएगा, ये भी गिर जाएगा, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान का कंसर्न यही था कि अगर उधर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई तो इधर भी आ सकती है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, इस अपराइजिंग को क्या कर दिया, बैक कर दिया, सपोर्ट कर दिया, ठीक है ना, जो कि कम्युनिस्ट पार्टीज के अगेंस्ट उस टाइम अफगानिस्तान में शुरू हुई थी, राइट। फिर होता क्या है 1979 में जब हम बात करते हैं तो यूएसएसआर जो है ना, यूएसएसआर, जी जी कौन सा पॉइंट रिपीट करना है इफ्रा, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है, डामोनो नो, अच्छा मैंने ये बता दिया कि उस टाइम 1978 में ना होता क्या है कि अफगानिस्तान में ना कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट आती है, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको लीड कौन कर रहा था, नूर मोहम्मद तरक है, बबरक करमाल, हाफिजुल्लाह अमीन, और इनकी गवर्नमेंट आ जाती है। जब इनकी गवर्नमेंट आ जाती है तो पाकिस्तान को इस चीज़ का खतरा होता है कि अगर उधर गवर्नमेंट आ गई तो इधर भी आ सकती है, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम क्या था कि 1979 में, ठीक है ना, और इन्हीं के खिलाफ ना अफगानिस्तान में अपराइजिंग शुरू होती है, ठीक है ना, इसके खिलाफ लोग निकलते हैं, अपोजिशन शुरू होती है जो कि अगेंस्ट द कम्युनिस्ट पार्टी था, ठीक है ना, और इस चीज को सपोर्ट कौन करता है, पाकिस्तान करता है, सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, राइट। वजह क्या थी सपोर्ट करने की, ठीक है ना। अब ये अपराइजिंग को सपोर्ट करने की वजह क्या थी कि 1979 में ना, 1979 में जब यूएसएसआर ना, यूएसएसआर जो हमारा खैबर पास है, पिशावर, राइट, उधर होता क्या है कि पाकिस्तान ने ना क्या कर दिया, यूएसएसआर के प्रेजेंस को ना, यूएसएसआर के प्रेजेंस को एज अ थ्रेट कंसिडर कर दिया, एज अ थ्रेट कंसिडर कर दिया, और पाकिस्तान के लिए ये एक डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट था। तो पाकिस्तान ने क्या कर दिया, जो अफगान मुजाहिदीन थे उस टाइम जो कि इस कम्युनिस्ट पार्टीज के खिलाफ स्ट्रगल्स कर रहे थे, पाकिस्तान ने उसको क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया, राइट। तो तालिबान के साथ जो अफगान तालिबान है उसके साथ पाकिस्तान के रिलेशन क्या थे, अच्छे टर्म्स में थे। ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी बताइएगा, ठीक है ना। और उसकी वजह क्या थी, टू काउंटर द कम्युनिस्ट रिजीम इन अफगानिस्तान, राइट, ठीक है ना, कि जो अफगानिस्तान में जो रिजीम है, ठीक है ना, कम्युनिस्ट रिजीम है, उसके खिलाफ जो अपराइजिंग चल रही है, ठीक है ना, उसको सपोर्ट कर ले, बैक कर ले, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट को देखना था, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को लेके चल के ना उसके खिलाफ गए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ गए थे, राइट। फिर होता क्या है, जो उस टाइम जो वेस्ट था, ठीक है ना, इवन चाइना, यूएस, ठीक है ना, वो सारी यूएसएसआर के इन्विजन के खिलाफ थे, वो सारे क्या थे, मैं इधर लिख भी देता हूं, वो सारे क्या थे, वो यूएसएसआर के इन्विजन के खिलाफ थे। जब वो खिलाफ थे, ठीक है ना, तो पाकिस्तान ने इवन, जी तालिबान यस, तालिबान ने जो कि बाद में जाके फिर जैसे कि रिदा, आपको डॉक्टर नजीब का वाकया पता, डॉक्टर नजीब, राइट, जब ये अफगानिस्तान के जब लीड कर रहे थे ना अफगानिस्तान को, तालिबान गवर्नमेंट, अब ये थे पॉलिटिकल बंदे थे, एक पॉलिटिकल सेटअप के थ्रू आए थे अफगान तालिबान ने क्या कर दिया, हैंग्ड डॉक्टर नजीब ऑन द स्ट्रीट, राइट, ठीक है ना, इनको क्या कर दिया, कुल्ला इनको हैंग कर दिया, राइट, पब्लिक हैंगिंग होती है, ये खत्म हो जाता है, तालिबान की गवर्नमेंट आती है, यस डॉक्टर नजीब वाज कम्युनिस्ट, राइट, ठीक है ना, वो क्या आते कम्युनिस्ट, राइट, ठीक है ना। तो अफगान तालिबान को सिर्फ पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा था, कौन कौन सपोर्ट कर रहा था, पाक भी कर रहा था, यूएस भी कर रहा था,
चाइना भी कर रहा था, राइट, KSA भी कर रहा था, इजिप्ट भी कर रहा था, राइट, ईरान भी कर रहा था, राइट, आपके जापान भी कर रहा था इवन, ठीक है ना। उस टाइम सिर्फ अफगान तालिबान को सिर्फ पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो वर्ल्ड पावर्स थे वो भी इनको सपोर्ट कर रहे थे, राइट। फिर होता क्या है, जैसे कि अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, जब हम बात करते हैं 1989 में, जब USSR विड्रा करता है फ्रॉम द अफगानिस्तान, ठीक है ना जी, चाइना इसलिए सपोर्ट कर रहा था ना रिदा, क्योंकि ये इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होती है ना, ये रियलिस्ट बेस्ड होती है, राइट। अब चाइना को यही थ्रेट था कि अगर USSR जाके हेजमनी उनकी बरकरार हो जाती है, और वो अगर इस एरिया को कंट्रोल करता है, तो चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। और इसी को हम जब देखते हैं, एक ही लेंस से देखते हैं, जीरो सम गेम, जीरो सम गेम, राइट, जीरो सम, जैसे कि दो पार्टीज हैं, राइट, A एंड B, ठीक है ना, हमेशा इसका इक्विलिब्रियम रखना होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई नंबर ले लूँ ना, लेट्स सपोज A मैंने 5 ले लिया, ठीक है ना, और B भी 5 ले लिया, और दोनों का सम अगर 10 बन रहे ना, तो अगर इसकी पावर में इंक्रीज होता है ना, तो obvious बात है इसको डिक्रीज करना है, तो ये पैटर्न फिर क्या बनेगा, क्योंकि ओवरऑल सम को हमने इक्वल करना होता है, राइट। उसको हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल अगर ये 6 बन जाता है, तो इसमें एक कमी होगी, ये 4 बनेगा, इसका जो सम है वही आएगा जो कि पहले था, राइट। अब ईरान इसलिए कर रहा था क्योंकि उस टाइम ईरान की भी ना बॉर्डर इश्यूज चल रहे थे, राइट, स्पेसिफिकली विद द कार्ब कंट्रीज, राइट, ठीक है ना। वो क्या थे, वो कम्युनिस्ट रिजीम का हिस्सा था, USSR का हिस्सा था, तो उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट था, राइट। वो इसलिए कम्युनिस्ट पावर को जाके, और दूसरी बात ये है कि जब यूएस और जब ईरान में, जैसे मैंने कहा, सपोर्ट किसने की थी, यूएस ने की थी, राइट, सपोर्ट किसने किया था, उसको यूएस ने किया था। तो ये एक रियलिस्ट थ्योरी है जीरो सम गेम की, कि अगर आपने खुद को पावरफुल बनाना है तो दूसरे को कमजोर करना होगा, अदरवाइज फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो आप कभी भी परसीव नहीं कर सकते, राइट। सर वाई USSR वाज इन्वेडिंग अफगानिस्तान, USSR वाज लाइक, देखिए एक चीज मैं अगर आपको बता दूं ना, एक चीज होती है जिसको हम नाम क्या देते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ये आपकी है, ये असल में ना कोल्ड वार चल रहा था, राइट। कोल्ड वार क्या था, देखिए इफ्रा, उस टाइम कोल्ड वार चल रहा था, राइट, जो कि एक दो आइडियोलॉजीज की बात हो रही थी, राइट। एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी, राइट। एक अब जो कम्युनिस्ट था वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो सिस्टम चाहता था वो कम्युनिज्म का चाहता था। जो कैपिटलिस्ट थी, ठीक है ना, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो चाहता था वो कम्युनिस्ट, वो कैपिटलिस्ट सिस्टम चाहता था, राइट। अब जो लोगों के जो इंटरेस्ट थे ना, वो ज्यादातर कैपिटलिस्ट ब्लॉक से मुंसलिक थे, राइट। उनको से ज्यादा जो फंडिंग, क्योंकि जो USSR है ना वो 2 वार्स में हीरो रहा है, जो वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 में हीरो रहा था, जो कि कैपिटलिस्ट ब्लॉक को लीड करता था। तो इस एक्सपेंशन को रोकने के लिए ना, इस एक्सपेंशन को रोकने के लिए जो ये कंट्रीज थी, इसने इस इन्वेजन को क्या कर दिया, इसको ना ब्लॉक कर दिया। और पॉलिटिक्स की एक ही बात होती है ना, पॉलिटिक्स अगर हम बात करते हैं ना, पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज, राइट। स्ट्रेंज बेड फेलोज, जैसे कि आपको नहीं पता कि आज आपने किसके साथ चलना है, कल किसके साथ चलना होगा, राइट, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये शिफ्ट आता रहता है, राइट। अब ये जो एक्टिव अलायंस था बिटवीन द पाकिस्तान तालिबान एंड US, ये इसकी एंटायर जो USSR को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। तो तीनों एक पेज पे थे, राइट, तीनों एक पेज पे थे। जैसे कि फिर आपका विड्रॉल ऑफ द अफगानिस्तान होता है ना, विड्रॉल ऑफ द USSR होता है, और ये जब डिसइंटीग्रेट करता है, ठीक है ना, अफगानिस्तान में उस टाइम एरा क्या चल रहा था, एरा ऑफ सक्सेशन चल रहा था, राइट।
या एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड, राइट। एरा ऑफ सक्सेशन चल रहा था। एरा ऑफ सक्सेशन क्या था असल में, जैसे कि उस टाइम ना कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है ना, सिर्फ वाहिद अफगान तालिबान थे जो कि पख्तून थे मेजॉरिटी, जो कि मेजॉरिटी क्या थे, पख्तून थे। और पाकिस्तान में भी पख्तून की काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 14 पॉइंट समथिंग कितनी ज़्यादा पख्तून है पाकिस्तान में, राइट। तो ये जो मुजाहिदीन ग्रुप्स थे ना, इन्होंने जाके क्या कर दिया 1994 में, अगर हम बात करें ना 1994 में तालिबान क्या हुई, एक इमर्जिंग पावर रही, राइट। इमर्ज